आज इस वर्चुअल स्टूडियो के माध्यम से उत्तराखंड प्रदेश के विद्यालयों से जुड़े सभी आदरणीय शिक्षकों, प्रिय छात्रों एवं अन्य सभी प्रतिभागियों का मैं पुष्पांजलि संयुक्त निदेशक एनआईसी उत्तराखंड हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी का नमस्कार करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि आज दिनांक 10 फरवरी 2026 को विश्व स्तरीय रूप से सेफर इंटरनेट डे का जागरूकता आयोजन किया जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा इस कार्यशाला का आयोजन देश के विभिन्न स्थानों पर किया जा रहा है। हमारे उत्तराखंड राज्य में भी आज इस जागरूकता कार्यशाला का आयोजन प्रत्येक जिले एवं राज्य मुख्यालय में भी एनआईसी के द्वारा किया जा रहा है। आशा है इस कार्यशाला का अधिक से अधिक लाभ होने के लिए छात्र एवं शिक्षक जागरूक होंगे। आज इस कार्यशाला में इस विषय पर सेफर इंटरनेट डे के विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत करने के लिए हमारे साथ प्रस्तुत हैं मेरे सहकर्मी श्री कैलाश किमोठी, संयुक्त निदेशक एनआईसी उत्तराखंड एवं श्रीमती रचना शाह, उप निदेशक एनआईसी उत्तराखंड। आप सभी प्रतिभागियों से मैं आग्रह करूंगी कि कृपया इस प्रेजेंटेशन को ध्यानपूर्वक सुने एवं अपनी रुचि इसमें दें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ये है कि प्राय आजकल हो रहे लगातार जो ऑनलाइन फ्रॉड्स, एसएमएस, फोन कॉल्स और व्हाट्सएप, सोशल मीडिया एवं एआई के मिसयूज, डीफेक जैसी एक्टिविटी एवं अन्य प्रकार के फ्रॉड से कैसे बचना है। जैसे आजकल ये प्राय सुनने में आ रहा है कि ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं, वो किसी के भी साथ हो रहे हैं, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो बुजुर्ग हो या महिला पुरुष, सभी के साथ। इसमें ऐसी कोई ग्रुप नहीं है जो इससे अफेक्ट हो रहे हैं। तो इससे हमें जागरूक करने की आवश्यकता है और इसी की ओर भारत सरकार का उद्देश्य है कि इसको हम ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में इसको जागरूक करें और लोगों को इस संबंध में अवेयर करें। तो आप सभी आज इस वर्कशॉप के बाद खुद को तो जागरूक करें, आपके आसपास घर में माता पिता, सगे संबंधी, पड़ोस में जो भी हो उनको इसके बारे में जरूर सूचित करें जो आज इस प्रेजेंटेशन में आपको बताया जाएगा। और इस प्रेजेंटेशन के बाद अगर किसी भी विद्यार्थी, शिक्षक या प्रतिभागी जो अन्य जगहों से जुड़े हुए हैं अपना कोई सवाल, अपनी कोई क्वेरी इस संबंध में, इस प्रेजेंटेशन के संबंध में पूछना चाहते हैं तो कृपया जो हैंड रेज करें या जो आपके चैट बॉक्स है उसमें डाल दें। तो हम अब प्रेजेंटेशन की ओर बढ़ते हैं। जी, ये जैसा मैंने अभी बताया, सुरक्षित इंटरनेट दिवस जो इस साल सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जा रहा है, इसका थीम है स्मार्ट टेक सेफ चॉइसेस, एक्सप्लोरिंग द सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई। स्मार्ट तकनीक, सुरक्षित विकल्प, एआई को सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं, ऊपर आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगोज हैं। सबसे पहला लोगोज है, थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफ में बताऊंगी ताकि आप समझ पाएंगे कि ये क्यों आयोजित किया जा रहा है और कैसे इसकी पहल हुई, क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है। तो पहला जो लोगो आप देख रहे हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है, जिसके अंतर्गत ये सभी विभाग और प्रोग्राम्स जो जैसे डिजिटल इंडिया है, आईएसईए है, स्टे सेफ ऑनलाइन है, एनआईसी है, नीलेट है, सर्टीन है और सीडेक है, ये सारे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो इसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं और इनका आज जो ये इस कार्यशाला का आयोजन हो रहा है, इनका अहम इसमें रोल है। और भारत सरकार ने इन सभी को इसमें उत्तरदायी किया है ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक, अधिक से अधिक जनता तक हमारे देश और प्रदेश में लोग इससे अवेयर हो पाए। और इसमें आईएसईए, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस एंड स्टे सेफ ऑनलाइन,
इनका जो आजकल जो कंटेंट इसमें आपको मिलेंगे, जो इसके बारे में विभिन्न एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे, ये कंटेंट इन्होंने तैयार किया है, जो आप इसको बाद में भी वेबसाइट के थ्रू आप कुछ इसको प्राप्त कर सकते हैं। सेफर इंटरनेट डे हर वर्ष फरवरी के दूसरे मंगलवार को विश्व भर में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट और एआई के सुरक्षित व जिम्मेदार उपयोग के प्रति संवेदनशील बनाना है। जैसा कि इंटरनेट तो बहुत उपयोगी है, सभी जानते हैं, आप सभी बच्चों को पता है कि इंटरनेट का हम यूज करके बहुत लाभ ले सकते हैं अपनी पढ़ाई में, रोजमर्रा की जिंदगी में। लेकिन इसका अगर हम सुरक्षित उपयोग ना करें, जिम्मेदारी से ना करें, तो ये गलत तरीके से भी यूज हो रहा है, जिसको हम ऑनलाइन फ्रॉड के नाम से जान रहे हैं, जिसमें आजकल एआई का बहुत ज्यादा रोल। एआई भी आपको उपयोगी है, आजकल रोज हर जगह आप एआई का यूज कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग हो, आपको इन लर्निंग कंटेंट हो। लेकिन अगर इसको भी गलत तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या कोई भी इसको गलत डीफेक जैसी एक्टिविटी यूज करके, तो इसी के बारे में अभी हम बताएंगे आपको। जो साइबर हाइजीन, जैसे आप अपना सेल्फ हाइजीन, हेल्थ के बारे में, आप हाइजीन के बारे में सजग रहते हैं कि हमें कैसे अपने आप को हाइजीनिक रखना है ताकि हम हेल्दी रहें। उसी तरह अपने आसपास साइबर हाइजीन भी एक टॉपिक है जो बताया जाएगा कि आप कैसे आप साइबर की दुनिया में, साइबर जो डिजिटल वर्ल्ड है, उसमें आप कैसे हाइजीन का, साइबर हाइजीन का कैसे यूज करना, अपने अपने सिस्टम्स को कैसे प्रॉपर अपडेट रखना चाहिए, हमें क्या क्या फोन्स में सेटिंग रखनी चाहिए ताकि हमारा ये गलत जो फ्रॉड्स हो रहे हैं वो ना हो पाए और हम उससे बच पाएं। प्रमुख साइबर खतरों और उनके निवारण तकनीकों के बारे में भी शिक्षित करना इसका उद्देश्य है। ये जैसा मैंने बताया था, माइटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, ये भारत सरकार की ये मिनिस्ट्री है जिनके द्वारा ये पूरे देश में आज सेलिब्रेट किया जा रहा है 10 फरवरी 2026 को। और ISEA इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस एक संस्था है जिसके द्वारा NIC के सहयोग से एवं अन्य एजेंसियों के सहयोग से राष्ट्रव्यापी स्तर पर जागरूकता अभियान आयोजित किया जा रहा है। साथ ही ये मैं बताऊंगी कि अभी अगले 15 से 20 फरवरी में नई दिल्ली में AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन होने जा रहा है, जिससे पूर्व यह एक प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम है। एक इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 जो अभी 16 से 20 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजन इसका होगा, जिसका मुख्य फोकस होगा AI तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण, देशों और समुदायों के बीच AI की असमानता को दूर करना और तकनीक को सभी के लिए सुलभ करना। जिम्मेदार और समावेशी AI आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए जन केंद्रित AI पर जोर, सुरक्षित और नैतिक हो, इस पे फोकस रहेगा इस समिट में। प्रमुख क्षेत्रों में प्रोत्साहन, जैसे कि स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, सुशासन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में AI का उपयोग हो, बढ़ावा देना, तो इन सब विषयों पर इस समिट में चर्चा की जाएगी, जो काफी महत्वपूर्ण होगा AI के क्षेत्र में। अब आज की इस प्रेजेंटेशन में जो मुख्य बिंदु जिस पे चर्चा की जाएगी, जिस पे आप सभी लोग अभी आगे कुछ 1 घंटे का होगा ये सेशन, जिसमें आप समझेंगे कि इंटरनेट के बारे में संक्षेप में, दैनिक जीवन में इंटरनेट का उपयोग, इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग, AI का सुरक्षित एवं जिम्मेदारी से उपयोग, AI से जुड़े सामान्य साइबर खतरे, साइबर हाइजीन की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं वो कैसे ध्यान रखना है कि हमें कैसे सेफ रहने के लिए अपने हम सारे डिजिटल उपकरणों के साथ हमें कैसे बिहेव करना चाहिए और कितना यूज करना चाहिए। साइबर अपराध रिपोर्टिंग तंत्र, यह एक 1930 एक नंबर है, आप सभी को शायद पता हो, और अगर नहीं पता है तो कृपया इसको आप अभी के अभी सभी बच्चे या जो भी प्रतिभागी शिक्षक इसको नोट कर लें। यह एक नंबर है जिसपे अगर कभी भी ऐसी ऑनलाइन फ्रॉड होता है
तो आप इस पे रिपोर्ट कर सकते हैं कॉल करके 1930 पे। और एक वेबसाइट भी है cybercrime.gov.in, उस पे भी रिपोर्ट कर सकते हैं। ये भी अभी आपको एक स्लाइड में देखने को मिलेगा। दूसरा जो स्टे सेफ ऑनलाइन एक साइट है जिसपे आपको कंटेंट मिलेंगे। आप कभी भी इस पे जा करके आप इस साइट को देखेंगे, इस पे आपको बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे जिसमें आप हर ग्रुप के लोगों के लिए, कि स्टूडेंट्स हैं, अगर आप टीचर हैं, अगर आप ओल्ड एज हैं, अगर आप कोई बिजनेसमैन है, तो आपको क्या क्या ध्यान रखनी चाहिए, इस कंटेंट्स को आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हम आते हैं व्हाट इज इंटरनेट। जैसा कि पता होगा आप बच्चों को कि इंटरनेट क्या है, आप रोज यूज कर रहे हैं इसको, लेकिन एक टेक्निकली थोड़ा सा हम यहाँ पे देखते हैं कि इंटरनेट क्या है। एक ग्लोबल नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेस टू शेयर इंफॉर्मेशन, मतलब इंटरकनेक्टेड नेटवर्क जो कि अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कनेक्ट करता है और वो हमें इंफॉर्मेशंस और कम्युनिकेशंस के लिए हम इसको यूज करते हैं। जैसे कि क्या क्या डिवाइस कनेक्ट करते हैं हम, फोन्स करते हैं, कंप्यूटर्स, राउटर्स, सर्वर्स। और इंफॉर्मेशन कैसे मिलता है हमें इंटरनेट से, वेबसाइट के थ्रू, मैसेजेस, जैसे आप आजकल व्हाट्सएप भी है, वीडियोस, फाइल, सर्विसेज, ये सब आप इस तरीके से इंफॉर्मेशन शेयर होते हैं। वर्क कैसे करता है, ये वाईफाई पे चलता है, मोबाइल डेटा पे, फाइबर केबल्स और सैटेलाइट्स पे। ये कुछ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होते हैं जो आप कुछ बच्चे पढ़ते होंगे कि इंटरनेट के बारे में पढ़ा भी होगा। ये कुछ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होते हैं जो आप टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पे ये काम करता है। अब हम देखते हैं कि हम इंटरनेट का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। डिजिटल पेमेंट्स के लिए करते हैं। रोज का आजकल धीरे धीरे हमने जो कैश फ्लोज हैं वो डिजिटली करना, ये गवर्नमेंट का भी उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटली करें, लेकिन इसको लेकर के भी हमें सेफ्टी का ध्यान रखना है। तो हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं डिजिटल पेमेंट्स में, ई शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग होती है, और एंटरटेनमेंट में ऑनलाइन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप मूवीज, गाने या इस तरह की कंटेंट आपको मिलते हैं। फिर गवर्नमेंट सर्विसेज, आज तक गवर्नमेंट की मोस्टली जो सर्विसेज हैं वो इंटरनेट के थ्रू मिलती हैं, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन का है और सोशल वेलफेयर का है, ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं, एजुकेशन के बहुत सारे स्कीम्स हैं और पीडीएस हैं, जो सारे ऑनलाइन अवेलेबल हैं। सोशल मीडियाज, आजकल सोशल मीडियाज पे धीरे धीरे मतलब बढ़ता जा रहा है, इसमें ना लोगों का इंटरेस्ट, बच्चों का इंटरेस्ट, बस इस पे भी हमें बहुत ध्यान से, बहुत सुरक्षित तरीके से हम कैसे यूज करें ताकि इस तरह की जो रोजमर्रा जो आजकल फ्रॉड्स हो रहे हैं वो ना हो, उनका हमें ध्यान रखने की जरूरत है। और ई लर्निंग कंटेंट आप सभी विद्यार्थी इसका जरूर इस्तेमाल करते होंगे। बहुत सारी वेबसाइट होंगी जहाँ पे आप जा करके कुछ ई लर्निंग कंटेंट एक्सेस करते होंगे ऑनलाइन। तो ये इंटरनेट का यूज हो गया। अब चूंकि इंटरनेट पे इतने सारे काम रोज हो रहे हैं, रोज यूज कर रहे हैं, तो ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है, ये कि डेटा कभी नहीं सोता है, डेटा नेवर स्लीप्स। ये स्क्रीन शायद बहुत क्लियर अभी नहीं दिख रही हो, जो छोटी छोटी इसमें जो डेटा के साइजेस हैं, ये एक कंपनी है, डोमो कंपनी है, जो हर साल एनुअली एक सर्वे करती है ऑनलाइन, इस तरह की इंफोग्राफिक बोलते हैं इसको, कि आपको ग्राफ के थ्रू एक इंफॉर्मेशन प्रदान करती है कि हर रोज 1 मिनट में कितना डेटा फ्लो हो रहा है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप वो आज की डेट में, हम पहले किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट ये सुनते थे, आज की डेट में येटाबाइट, पेटाबाइट, इस तरह की अब डेटा का साइज हो गया। अब डेटा फ्लो, आप तो सो रहे हैं लेकिन आपका फोन चल रहा है, वेबसाइट है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो इस तरीके से डेटा रोज बहुत ह्यूज एंड ह्यूज मात्रा में ट्रांसफर होता है। तो ये भी एक वजह है इंटरनेट की दुनिया में आज की डेट में कि हम इस तरह की चीजों में बहुत हमें सावधानी रखनी पड़ेगी कि हम कैसे सेफली अब इंटरनेट का हमें यूज बिल्कुल करना चाहिए।
तो ये एक इसका जैसे ट्विटर है, फेसबुक है, सोशल मीडिया हो गया, व्हाट्सएप हो गया, अमेजन हो गया, इस पे स्ट्रीमिंग हो रही है रोज, इतनी हेवी डेटा रोज फ्लोज होते हैं, इसलिए इसको कहा जा रहा है कि डेटा कभी नहीं सोता है। हम और आप सोते हैं पर ये नहीं सोता। तो जैसा कि अभी मैं आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगी, शिक्षकों से, बच्चे तो हैं जहाँ भी जिस स्कूल में शिक्षक हैं अभी, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ये एक जो अभी कार्यशाला हो रहा है, इसको चूंकि भारत सरकार ने इनिशिएट किया है, तो भारत सरकार को ये भेजना है हमें कि किस किस विद्यालय ने इसमें पार्टिसिपेट किया, चाहे वो फिजिकली हो या ऑनलाइन हो। तो ये एक फॉर्मेट है छोटा सा, जो आपको अभी के लिए एक क्यूआर कोड है, आप अभी स्कैन कर लें। जो शिक्षक हैं कृपया करके इसको स्कैन कर लें, तो इस वाले ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे। एक व्हाट्सएप ग्रुप सिर्फ इस वर्चुअल जो आज लर्निंग हम दे रहे हैं उसके लिए है, जिसमें आपको विद्यालय का नाम, अपने विद्यालय का यूडाइस कोड, और हो सके तो ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिए, और कितने बच्चे और इंक्लूडिंग टीचर्स वहां से उपस्थित हैं उसकी संख्या इसमें लिख के हमें भेज दें। और एक या दो फोटोग्राफ, आप फोटोग्राफ्स लेते रहें बच्चों के साथ, प्रेजेंटेशन के साथ, ताकि ये भारत सरकार को पता चल पाए कि हाँ, इन स्कूल्स ने इस वाले कार्यशाला को पार्टिसिपेट किया है, जो कि बहुत ही आवश्यक है। मैं सभी शिक्षकों से एक बार आग्रह करूंगी कि कृपया एक बार इस फॉर्मेट को, आप चाहे तो इस फॉर्मेट को फोटो ले लें अभी, और अपने इवेंट में जो बच्चे बैठे हैं, प्रेजेंटेशन चल रही है, उसकी फोटोग्राफ लेते रहें। और एक या दो फोटोग्राफ इस पे, एक मेल आईडी भी दे रखी है rachna.shah@nic.in, इस मेल आईडी पे भेज दें, और बेहतर होगा कि ये ग्रुप ज्वाइन करके आप इसमें भेज दें। व्हाट्सएप ग्रुप है, सिर्फ इसी कार्यशाला के लिए इसको क्रिएट किया गया है। तो अब मैं हैंड ओवर करती हूँ हमारे अगले साथी को, श्री कैलाश किमोठी जो को, जो आपको अगला इसका सेशन आपको बताएंगे। आज वर्चुअल माध्यम से जुड़े राज्य में जुड़े सभी शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, आज हम सुरक्षित इंटरनेट दिवस मना रहे हैं। ये प्रत्येक वर्ष फरवरी के द्वितीय मंगलवार को मनाया जाता है। आज 10 फरवरी है, मंगलवार है, और ये मनाया जा रहा है जैसे मैडम ने आपको पहले बता दिया था। और मैं अपनी प्रेजेंटेशन अब स्टार्ट करता हूँ। अभी हमने इससे पूर्व वाली स्लाइड में जाना कि भाई इंटरनेट के फायदे क्या है, कहाँ कहाँ हम इंटरनेट यूज़ करते हैं। इंटरनेट का अभी आपने देखा कि भाई हम व्हाट्सएप के माध्यम से जैसे ही हमने अपनी अटेंडेंस तुरंत हमने वहाँ पे व्हाट्सएप के माध्यम से हमने अपनी जानकारी यहाँ पे साझा की, तुरंत बिना कोई टाइम नहीं लगा उसमें, बहुत जल्दी हमने अपनी जानकारी साझा की। और कहाँ कहाँ हमने यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया में और यूट्यूब के माध्यम से लर्निंग में। और इसके कुछ जो हर चीज़ के फायदे और नुकसान होते हैं, तो जैसे इंटरनेट का भी हमारा जो नुकसान है, पहला है एडिक्शन एंड मेंटल हेल्थ। बहुत ज़्यादा अगर आप लोग इसको यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा समय देते हैं रील्स में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, तो इससे हमारा समय बर्बाद होता है। और हम अपना खेल कूद में ज़्यादा, मतलब खेलने के टाइम में भी हम अपना इंटरनेट में ही टाइम दे रहे हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, रील्स वगैरह में, तो इससे हमारी मेंटल हेल्थ भी प्रभावित होती है। तो हमें अपना इसकी लत नहीं लगनी चाहिए, बस सीमित अपना जो उपयोग है उसी हिसाब से हमें यूज़ करना चाहिए जहाँ हमें जानकारी लेनी है। दूसरा है साइबर बुलिंग एंड प्राइवेसी रिस्क। ऑनलाइन माध्यम से अगर हम किसी को परेशान करते हैं, किसी की फोटो को डिस्टॉर्ट, तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, मजाक बनाते हैं, तो ये भी, इसे साइबर बुलिंग कहलाया जाता, कहते हैं। तो ये अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसका भी आपको ध्यान देना होगा कि भाई हम किसी की फोटो के संग छेड़खानी ना करें, किसी को डराए ना। ऑनलाइन माध्यम से अगर डराते हैं तो साइबर बुलिंग कहलाता है। अब प्रोडक्टिविटी लॉस
भाई हम अगर बहुत ज़्यादा टाइम इसी में दे रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी लॉस अपने आप ही हो जाती है कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा समय हम इंटरनेट में या कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हैं और अपना जो और काम कर सकते थे, तो हमारी इससे भी प्रोडक्टिविटी लॉस होती है। मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़, और बहुत सारी फेक न्यूज़ भी चलती है और उसमें हम तुरंत हमें विश्वास भी नहीं करना चाहिए। तो फेक न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन हमें पहले जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए कि भाई वाकई में ये सही भी है। सोशल आइसोलेशन, भाई हम समाज में रहते हैं और हम बैठे हुए हैं और हम लोगों से मिलना जुलना नहीं है, तो हम सोशली आइसोलेट हो जाते हैं, मतलब अलग थलग हो जाते हैं। हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, समाज में नहीं मिल रहे हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना कम हो रहा है, तो सोशल आइसोलेशन हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा फेसबुक, इंटरनेट, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करके भी ये हमारे लिए हानिकारक है। पर लिमिट, और एक ऑनलाइन स्कैम और फ्रॉड से भी हमें बचना है। बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड आपको आए दिन सुनने को मिलते होंगे। तो ये जो भी ऑनलाइन स्कैम्स हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं, इनसे भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए और आप अपने पेरेंट्स से शेयर कर सकते हैं, पेरेंट्स को बता सकते हैं। आप मेन मेन है कि आप अपनी जागरूकता बढ़ाएँ, तो आप अपना औरों को भी जागरूक कर सकते हैं। सामान्य साइबर खतरे हैं, वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है फिशिंग। अभी अगली स्लाइड्स में आपको इनके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। दूसरा है ओटीपी यूपीआई फ्रॉड, फेक कस्टमर केयर, मालवेयर, स्पाईवेयर, रिमोट एक्सेस स्कैम, डी फेक और एआई वॉइस स्कैम। तो पहला है फिशिंग स्कैम। फिशिंग क्या होता है? देखो तस्वीर में भी आपको दिख रहा होगा। फिशिंग, फिशिंग दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, फिशिंग प्लस फ्रीकिंग। तो फिशिंग मतलब जैसे मछली पकड़ते हैं तो उसके लिए कांटा डालते हैं, वो तो हो गया फिशिंग। और एक हो गया फ्रीकिंग। फ्रीकिंग मतलब हो गया कि भाई किसी का सिस्टम हैक करना या फोन को हैक करना। तो ये दोनों वर्ड को बना के बना हुआ फिशिंग। इससे भी बहुत सावधान ये इसमें रहने की जरूरत है। जो नकली संदेश भेजते हैं, इसके मतलब ऐसा हमें ऐसा लगेगा कि ये सही आ रहा है, सही है सूचना, लेकिन वाकई असलियत में वो गलत होती है। उसे भी हमें जानना है। उनका मेन उद्देश्य क्या होता है? आपका पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग लॉगिन वगैरह चोरी करना। मतलब फिर ये इसको चोरी कर देते हैं, फिर वो आपके संग फ्रॉड करते हैं, पैसे निकाल जाते हैं। इनके जो खतरे के संकेत क्या हैं? एक तो दिखाएंगे तुरंत बताओ, अर्जेंसी दिखाएंगे। आपका भाई आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक होने जा रहा है या एटीएम कार्ड ब्लॉक होने जा रहा है। अब आपके फोन में ओटीपी आएगा, ओटीपी शेयर कीजिए। इस तरह से तुरंत दिखा देते हैं। हमें तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए, इसे हमें बिल्कुल अलर्ट में रहना है। और इसमें क्या होता है कि अनजान लिंक पे भी हमें तुरंत क्लिक नहीं करना चाहिए। और इसमें मात्राएं और वर्तनी की भी गलतियां देखी गई है। तो इसका मेन है कि अनजान लिंक पे क्लिक ना करें, केवल ऑफिशियल एप्लीकेशन या वेबसाइट पर ही इसका वेरीफाई करें। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। gmail.com। तो देखो ये इसमें GMAI1.com लग रहा है हमें gmail.com है, लेकिन वाकई में ये जीमेल ना होके कुछ और वेबसाइट है, फ्रॉड है। आईसीआईसीआई बैंक की जगह 6.com लिख दिया उन्होंने, जो बी से मिलता जुलता है। बैंक ऑफ इंडिया में ओ की जगह बैंक और ओ की जगह जीरो कर दिया है। और याहू में भी yahoo00.com कर दिया। तो ये सब ये फिशिंग वेबसाइट है। आप ये मतलब ट्रैप हो जाएंगे, ट्रैप होने का इसमें खतरा है। तो इससे सचेत रहना है कि भाई एक्चुअल में वेबसाइट यही है, तो हमें ऑफिशियल वेबसाइट से ही इनको चेक करना है कि भाई ये है तो नहीं। तुरंत क्लिक नहीं करके तुरंत सूचना अपनी देनी नहीं है। अब आपको वीडियो दिखाया जाएगा फिशिंग के, इसको ध्यान से देखिए और समझिए क्या हो रहा है इसमें।
फिशिंग ईमेल से सावधान रहें। जब आप धोखाधड़ी वाले ईमेल का जवाब देते हैं जिसमें आपका निजी डेटा होता है तो आपको लूटा जा सकता है क्योंकि कोई इस व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग कर सकता है। उदाहरण के लिए ऑनलाइन खरीदारी करने या आपके व्यक्तिगत खातों को हैक करने के लिए। फिशिंग ईमेल से बचने का सबसे अच्छा तरीका कुछ बुनियादी नियम निर्धारित किए गए हैं। यह महसूस करें कि आप अपने कंप्यूटर पर जो भी सुरक्षा उपाय स्थापित करते हैं उसके बावजूद आपको धोखाधड़ी वाले ईमेल प्राप्त होंगे। सावधान रहें, फिशिंग फोन कॉल से भी संभव है। फोन पर फिशिंग को फिशिंग कहा जाता है। यदि आपको बैंक से होने का दावा करने वाला कॉल प्राप्त होता है तो ऐसे कॉल से बचें या अनदेखा करें। बैंक कभी भी आपकी जानकारी मांगने के लिए फोन नहीं करते हैं। Exercise caution if a message sounds or a website looks suspicious. Don't send personal or financial information through email. Do not access account or use credit card or debit card from computers in public places. Avoid giving out personal information in random websites or survey forms. Maintain two-step verification code to sign into account. तो आपने देखा इन वीडियो में कैसे फिशिंग करके फ्रॉड किया जाता है। तो बहुत हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, अवेयर रहने की ज़रूरत है। कैसे वॉइस कॉल के माध्यम से या एसएमएस के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से फिशिंग किया जाता है, किस तरह से लोगों के संग फ्रॉड किया जाता है। तो बहुत आपको इससे ज़रूर मदद मिलेगी और आप घर में भी जाके अपने पेरेंट्स को जागरूक करेंगे या आसपास के लोगों को जागरूक करेंगे। एक है ओटीपी फ्रॉड, यूपीआई फ्रॉड। ये क्या करते हैं कि भाई आपको ओटीपी या यूपीआई पिन साझा करने के लिए कहते हैं, शेयर करो भाई आपका ओटीपी दो। तो कभी भी हमें ऐसे ओटीपी नहीं देना चाहिए। जैसे ये ओटीपी दे दिया, पता चला आपका अकाउंट से पैसे उड़ गए। तो ये और कभी-कभी ये इस तरह के भी आते हैं, भाई आपको इनाम मिल गया, आप इतने लाखों रुपए जीत रहे हैं और इस तरह से आप अपना सूचना शेयर करें। तो उन बैंक की डिटेल वगैरह मांग लेते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की डिटेल्स वगैरह भी आपको मांग लेते हैं और पता चलता है कि बाद में ये धोखा हो गया। तो कभी भी अपनी ओटीपी या यूपीआई पिन कभी भी किसी के संग साझा ना करें, किसी से भी शेयर ना करें। दूसरा, जब भी पैसा प्राप्त करते हैं उसमें आपको यूपीआई में कभी भी पैसा प्राप्त करने के लिए आपको पिन डालने की जरूरत नहीं होती। यूपीआई पिन डालने के लिए सिर्फ पैसा अगर किसी को ट्रांसफर करते हैं तभी, चाहे गूगल पे के माध्यम से, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से, कभी भी पैसा प्राप्त करने के लिए यूपीआई पिन शेयर नहीं करें। सिर्फ हम किसी को भेजते हैं पैसा तभी हम यूपीआई पिन डालते हैं। यह है इन्वेस्टमेंट, निवेश धोखाधड़ी। कई लोग झांसा देते हैं, भाई आपके ये हमारे प्रोजेक्ट्स हैं और इसमें पैसा दुगना हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा, और बाद में पता चलता है कि वो नुकसान करके हमारा पैसा ले उड़ गए। तो ये भी हमें बड़े ध्यान देने की जरूरत है कि भाई हम ऐसे ही बिलीव ना करें कि भाई लुभावने ऑफर दे देते हैं कि आपको इतने पैसे अभी इतना जमा कीजिए और आपके पैसे दुगने हो जाएंगे या तिगुने हो जाएंगे। तो तुरंत हमें इसमें भी इन्वेस्टमेंट वाले जो फ्रॉड है, तो निवेश धोखाधड़ी कहलाता है, इसमें भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है। और ये क्या करते हैं कि एक तो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं, ये प्रोजेक्ट्स भारी मुनाफे का वादा करते हैं लेकिन निवेशकों का पैसा लेकर गायब हो जाते हैं। क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हो गए जैसे बिटकॉइन हो गया ये, और इथेरियम है, और इसी तरह से कई कॉइन्स है। जो बिटकॉइन क्या हो गया, ऑनलाइन करेंसी। जैसे एक्चुअल में जो हमारी करेंसी चलती है वो, जैसे पैसे, रुपए, नोट, ये तो हमारा एक्चुअल जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है।
आरबीआई देखती है। और जो ये बिटकॉइन है, बिटकॉइन इनका कोई रेगुलेटिंग अथॉरिटी है नहीं, साइबर करेंसी वगैरह, तो इसमें भी बिना सोचे समझे हमें वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे भारी उसका देते हैं कि भाई बहुत फायदा होगा। और दूसरा है नकली रियल एस्टेट निवेश। कोई प्रॉपर्टी अस्तित्व विहीन है, जो एग्जिस्ट करती नहीं है, और ऐसा संपत्ति बनाते हैं, बेचते हैं, और फिर आवासिक किराए मतलब आपको झांसा देते हैं कि भाई इससे इतना किराया मिलेगा। इसमें भी लोग अपने पैसा जमा कर देते हैं और नुकसान अपना कर देते हैं। तो इससे भी निवेश जो धोखाधड़ी है, इससे भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है। अभी आपको वीडियो दिखाया जा रहा है, तो इसे भी आप एक बार ध्यान से देखिए कि कैसे निवेश धोखाधड़ी निवेश किया जाता है। हमें ऐसे कभी भी तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए, खासकर निवेश के इन्वेस्टमेंट को लेके, कि भाई हम प्रॉपर्टी में लगा रहे हैं या किसी और स्कीम में लगा रहे हैं, पैसा डबल कर देंगे, तिगुना कर देंगे, तो तुरंत हमें इस पे विश्वास नहीं करना चाहिए। A couple loses ₹3 crore into an online investment fraud. Welcome to Cyber News. Today's hot news. A couple loses ₹3 crore into an online investment fraud. Nandita Mishra, a resident of Indrapuram, reportedly lost ₹3 crore in cyber fraud. According to the complaint filed with the Ghaziabad police station, she was tempted into the fake investment opportunity via online ads. Mrs. Mishra filed an FIR saying she clicked on a Facebook ad and joined a WhatsApp group that claimed to be from a well-known investment platform. The group leader, Mr. Rajat Chopra, urged members to join a competition called GTC, promising Mishra made 22 transactions and joined a WhatsApp group that claimed to be from a well-known investment platform. The group leader, Mr. Rajat Chopra, urged members to join a competition called GTC, promising high returns with a monthly fee of ₹2,000 for investment advice. Between July and August, Mrs. Mishra and her husband, Mr. Minal Mishra, made 22 transactions totaling ₹3 crore 1 lakh. The company even loaned her ₹80 lakhs for one transaction. But when she tried to access her account, she was told to repay the loan and pay taxes. After being denied access to her money and unable to invest elsewhere, she became suspicious and discovered the company was involved in cyber fraud. The contact number provided later became unreachable and were traced to Rajasthan. The case has been registered by police under Section 66D of IT Act and the Section 318 for cheating. तो आपने इसमें देखा कि भाई कैसे एक दंपति ने 3 करोड़ से ज़्यादा की रकम इसमें गंवाई। वो किसी अनजान ग्रुप में ज्वाइन हो गए और उनकी लुभावनी बातों में आके उन्होंने अपने इतने पैसे गंवाए। एक होता है ये नकली ग्राहक सेवा स्कैम। हम गूगल में सर्च कर देते हैं भाई कस्टमर केयर नंबर, और तुरंत बिना उसके एक्चुअल जो वेबसाइट है उसमें ना जाके गूगल में हम कस्टमर केयर ये करके कर देते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि ये कस्टमर केयर आपको ऐप इंस्टॉल करने के लिए बोलते हैं, फिर स्क्रीन शेयर करने के लिए कह सकते हैं, एनीडेस्क, टीम व्यूअर आदि ये इंस्टॉल करने के लिए भाई आपका रिमोटली एक्सेस कर लेते हैं सिस्टम। आप कहीं पे भी हैं और आपको कह दिया है कि भाई ये रिमोट एक्सेस या एनीडेस्क या टीम व्यूअर आदि इंस्टॉल करने को कहते हैं। तो ये भी आपको तुरंत नहीं करना चाहिए। तुरंत क्या, ये करना ही नहीं चाहिए। अगर कस्टमर केयर कभी भी कहता है कि भाई आप अपने वेबसाइट में ये डालिए, सॉफ्टवेयर डालिए, ये वाला एप्लीकेशन डालिए, तो कभी भी कस्टमर केयर के बोलने पे तो आपको बिल्कुल नहीं डालना है कोई भी ऐप। इससे आपका हैक हो सकता है और जानकारी लीक हो सकती है जो भी आपके सिस्टम पे है। तो हमेशा हमें आधिकारिक जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो उनकी वेबसाइट में जाके ही उनके कस्टमर केयर से नंबर सर्च करके उनसे फिर हेल्पलाइन नंबर से ही बात करनी चाहिए, जो उनके एक्चुअल वेबसाइट है, जो आधिकारिक वेबसाइट है।
मैलवेयर और स्पाईवेयर। मैल मतलब बैड सॉफ्टवेयर जो आपको नुकसान कर सकता है, फाइलें, आपका फोन या डेटा चोरी करता है, तो ये आपका मैलिशियस ऐप कहलाता है। ठीक है, इसमें जो जो सोर्सेस है, ये हमें अननोन एपीकेस, जो अननोन एपीकेस और क्रैक्ड एप्स, एप्लीकेशंस वगैरह इन फर्जी लिंक से हमें डाउनलोड कभी नहीं करना चाहिए। यहीं से आपके मैलवेयर वगैरह आपके सिस्टम या फोन में आ सकते हैं। दूसरा, इसका दुष्प्रभाव क्या है कि बैंकिंग चोरी, कैमरा माइक के जरिए जासूसी कर सकते हैं। भाई आपके सॉफ्टवेयर में या मोबाइल में कुछ इस तरह की एप्लीकेशन डाल दी कि आपकी सारी सूचना उनको जा रही है, चाहे आप बातचीत कर रहे हैं तो आपकी बातचीत उनको सुनाई दे रही है, वो आपको फिर बाद में परेशान कर सकते हैं। तो हमें ऐसे अन्य अज्ञात एप्लीकेशंस वगैरह अपने फ़ोन या कंप्यूटर्स में इंस्टॉल कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के माध्यम से जो एप्लीकेशन से इंस्टॉल करना चाहिए। किसी लिंक के माध्यम से हमें एप्लीकेशंस इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। जो भी ऐप्स वगैरह डालते हैं मोबाइल में, हमें और अननोन सोर्सेस से, मतलब हमें जिनका सोर्स नहीं मालूम, वहाँ से भी हमें इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। और इसको हमें अनुमति ना दें, उसको अनुमति ना दें कि भाई को अननोन ऐप से आप सेटिंग में जाके मोबाइल में अननोन ऐप्स वाली इसको सेटिंग बंद कर सकते हैं भाई कि अननोन ऐप से कभी भी इंस्टॉल ना करें। रिमोट एक्सेस स्कैम है, इसमें भी वही एनिडेक्स और टीम वेवर के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करते हैं जो फ्रॉड करने वाले, फिर आपके इसमें पूरा कंट्रोल ले लेते हैं, आपका कंप्यूटर और मोबाइल, इसमें आपका पूरा और फिर आपके खाते से ये पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं। तो कभी भी अपना स्क्रीन वगैरह जो स्क्रीन है शेयर ना करें और रिमोट एक्सेस बिल्कुल ना दें। अगर गलती से आपने कर भी दिया है तो तुरंत इसको अनइंस्टॉल कर दें। एनीडेस्क हो गया, टीम व्यूअर हो गया, जिससे आपका सिस्टम कोई भी कहीं पे भी बैठा हो, विश्व के कहीं पे भी किसी भी कोने में बैठा हो, तो आपका सिस्टम, अगर आपने ये परमिशन दे दी तो वो आपका पूरा कंप्यूटर का कंट्रोल ले लेगा, फिर उसके जो मर्जी चाहे वो कर सकता है। तो इससे कभी भी एनीडेस्क और टीम व्यूअर और अन्य और इस तरह के एप्लीकेशन से इनसे ये तुरंत डालने ही नहीं चाहिए। अगर डले भी हैं वैसे भी हटा देने चाहिए, अनइंस्टॉल कर देने चाहिए। और आजकल ये डीप फेक और एआई वॉइस स्कैम काफ़ी प्रचलन में है, तो इससे बहुत बचने की ज़रूरत है। इसमें क्या होता है कि हम बिल्कुल मशहूर हस्तियों की नकली आवाज़ बना देते हैं, वीडियो बना देते हैं और फिर इसका उपयोग करके हम पैसे की डिमांड करते हैं और इसके सीधे कॉल, वो वीडियो कॉल करे, मतलब अगर इसको जानना है कि भैया उसको सीधे उस नंबर पे कॉल करें और उसको वीडियो कॉल करें कौन कर रहा है, अनऑफिशियल वीडियो को आगे फॉरवर्ड ना करें। जो भी होता क्या है कि हम लोग बिना जांचे परखे हम वीडियो जो भी है उसको हम तुरंत फॉरवर्ड करते हैं। वो डीप फेक हो सकता है कि वो एआई वॉइस मतलब डीप फेक के द्वारा बनाया गया हो किसी मशहूर हस्ती या किसी के, तो इससे भी हमें और आपके जानने वालों की आवाज़ भी आपके कर सकते हैं। वो कुछ ही सेकंड के वीडियो ऑडियो आपके ट्विटर या फेसबुक में भी उपलब्ध हैं, उसके माध्यम से वो आपके जानने वालों की आवाज़ बना सकते हैं। तो इससे बड़ी बचने की ज़रूरत है, तुरंत विश्वास नहीं करना है, हमें से इसमें देखना है कि वाकई में ये ऐसा है, लेकिन वो देखना पड़ेगा। हम सोशल मीडिया अकाउंट हैकिंग, आपने सुना होगा कि भाई इसका फेसबुक हैक हो गया या व्हाट्सएप हैक हो गया, तो ये हमेशा हमें ध्यान देना है कि पासवर्ड हमेशा स्ट्रांग रखें। हमेशा ऐसे नहीं कि 1 2 3 4 5 लिख दिया या ABCD इस तरह से कुछ नाम लिख दिया या @1 2 3, सिंपल पासवर्ड नहीं रखने हैं, हमेशा थोड़े बड़े और स्ट्रांग पासवर्ड रखने हैं। और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2 फैक्टर मतलब हमेशा इसमें एक तो पासवर्ड हो गया, दूसरा OTP से वेरीफाई हो जाता, तो जहाँ भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। ये नहीं कि आपने खाली यूजर ID पासवर्ड डाला और खुल गया अकाउंट, तो ये 1 फैक्टर हो गया। 2 फैक्टर मतलब मोर देन 1 फैक्टर। तो दूसरा मोबाइल से लिंक कर सकते हैं भाई, OTP आए तभी हम आगे बढ़े। पहले तो आपने यूजर ID पासवर्ड डाला, उसके बाद वो नेक्स्ट पूछेगा कि भाई OTP,
तो जब OTP डालेगा, OTP मतलब वन टाइम पासवर्ड, जो आपके मोबाइल में SMS के द्वारा आएगा, तब जब आप उसको एंटर करेंगे तभी वो अगले पेज में जाएगा। तो ये इस तरह से आप इसका बचाव कर सकते हैं। ये ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम, हैवी डिस्काउंट का लालच देते हैं फर्जी वेबसाइटों पे, तो इससे भी बचने की जरूरत है। देखना है कि भाई तुरंत किसी भी वेबसाइट में जाके हैवी डिस्काउंट के इसके लालच में नहीं आना। लालच और डर, ये बहुत इसमें वही खेल होता है कि भाई लालच दिया जाता है, फिर आदमी को ट्रैप किया जाता है, मतलब फंसाया जाता है। तो लालच के तो इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला है, तो लालच से बहुत बचने की जरूरत है। लालच इसमें ऑनलाइन भी मतलब लालच का खेल चल रहा है, तो इसमें भी हम बचने की जरूरत है। तुरंत भुगतान लेने के बाद कोई उत्पाद डिलीवर नहीं किया जाता है। पता चला पेमेंट हो गया और डिलीवरी नहीं हुआ, हो सकता है हमने गलत वेबसाइट में ऑर्डर दे दिया और वहाँ पैसे दे दिया हैवी डिस्काउंट के चक्कर में कि भाई बहुत फायदा हो रहा है, इतने कम पैसे में हमें बड़ी अच्छी चीज़ मिल रही है। तो इससे भी हमें बचना है। और उसके खरीदारी से पहले इसका क्या है कि रिव्यू ले लें कि भाई कैसा है, लोगों ने खरीदे हैं तो, और इसमें रिटर्न पॉलिसी क्या है, GST विवरण वगैरह, ये सब जांच लें। और जब भी ले रहे हो तो कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट करें, उसको प्रायोरिटी दें। यानी कि आपने पहले पेमेंट कर दिया है तो कैश ऑन डिलीवरी जहाँ अवेलेबल है, जहाँ मिल रहा है, तो कैश ऑन डिलीवरी वाला आप चूज कर सकते हैं। एक ये डिजिटल अरेस्ट स्कैम, ये भी आजकल बहुत प्रचलन में है। इसे ये बहुत ध्यान से सुनिए आप। इसको क्या हो रहा है कि भाई कोई भी धोखेबाज पुलिस या धोखेबाज कस्टमर अपने आप को ये बता के फिर आपको बोलेंगे कि भाई आप गिरफ्तारी का डर दिखा के फिर पैसे ट्रांसफर करने की मांग करते हैं। तो कभी भी ध्यान दीजिए कि कोई भी सरकारी एजेंसी कॉल पर पूछताछ या गिरफ्तारी नहीं करती है। कॉल, ये तो ध्यान देने की बात है। तो आप अपने आसपास या पेरेंट्स को भी बताइए कि कभी भी इस तरह का कॉल आए तो तुरंत मतलब इसमें ना आए कि भाई ऑनलाइन आपको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, आप सिस्टम के सामने बैठिए, इतने पैसे ट्रांसफर कीजिए। तो इस तरह की अगर कॉल आती तो आपको तुरंत क्या करना है, 1930 या साइबर क्राइम पोर्टल पर रिपोर्ट करना है। ठीक है, इसमें 1930 आपको, आपने पहले भी मैडम ने बताया था, आपने नोट कर लिया होगा कि 1930 में आपको इस तरह की जो भी साइबर से रिलेटेड घटनाएं होती है तो तुरंत इसमें कॉल कर सकते हैं। ये एक धोखाधड़ी है। देखो डिजिटल अरेस्ट में 17 दिन में किसी महिला और बेटी को उन्होंने 17 दिन तक डिजिटल अरेस्ट किया और 5.5 करोड़ रुपए उन्होंने गंवा दिए। ठीक है, इस तरह से न्यूज़पेपर की कटिंग है, आए दिन इसमें न्यूज़पेपर में आया हुआ है। ये दिसंबर 11, 2024 का है। और इसी तरह से ये NRI सिस्टम फॉल्ट उत्तर प्रदेश में 1.9 करोड़ रुपए डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से उन्होंने फ्रॉड किया। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि भाई कोई भी, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी सरकारी एजेंसी, पुलिस या CBI या ED वीडियो या वॉइस कॉल पर आपकी जांच या गिरफ्तारी नहीं कर सकती। ये आपने टीवी में भी देख रहे होंगे, इस तरह की सूचना मिल रही है। तो आपको ध्यान दीजिए इसमें ना, घबराए नहीं, कोई भी निजी जानकारी कॉल पर साझा नहीं करें। कभी भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन तुरंत इसमें बतानी नहीं चाहिए। या आधार नंबर हो गया, निजी जानकारी मतलब आधार नंबर हो गया, बैंक की अकाउंट की डिटेल हो गया, यूजर ID, पासवर्ड, जो सिर्फ आपको पता होनी चाहिए, वो किसी और को शेयर ना करें। कुछ भी करने से पहले परिवार या संबंधित अधिकारी से पुष्टि करें। एक बार जरूर वेरीफाई कर लें कि कोई अननोन नंबर से कॉल आया, तो अननोन नंबर से कॉल आया तो अननोन के उसका तुरंत जवाब नहीं देना। अननोन कॉल पहले कंफर्म कर लें, तभी आप आगे बढ़ें। और जो भी सबूत है, अब कोशिश करना है कि भाई कुछ अगर इस तरह से कुछ हो रहा है तो इसका सबूत भी सुरक्षित अपने पास रखें, चाहे उसकी रिकॉर्डिंग करके रखें या वो करके रखें। तो अगर आप शिकार बन जाएं तो क्या करें?
तो तुरंत आप, जैसे अगर बैंक रिलेटेड फ्रॉड हो गया है तो तुरंत बैंक से संपर्क करें, बैंक के कस्टमर केयर में जाके अपने कार्ड, ये सारे चीज़ें ब्लॉक करा दें, कार्ड ब्लॉक करा दें, यूपीआई और नेट बैंकिंग को ब्लॉक कराएं ताकि और नुकसान ना हो। अगर आपको तुरंत पता चल गया भाई हमारे 5-10 हज़ार रुपये चले गए हैं, तो आगे और ज़्यादा नुकसान ना हो, कस्टमर केयर में बात करके या बैंक में जाके तुरंत अपने एटीएम कार्ड, यूपीआई और नेट बैंकिंग को तुरंत ब्लॉक करवा दें। ईमेल बैंकिंग और सोशल मीडिया सहित अपनी सभी महत्वपूर्ण खातों के पासवर्ड तुरंत बदल दें। दूसरा ये है कि हमें तुरंत अपने ईमेल हो गया, बैंकिंग और जो भी सोशल मीडिया के जो भी अकाउंट्स हैं वो हम उसका यूज़र आईडी, पासवर्ड नहीं पासवर्ड वगैरह तुरंत हम इसको चेंज कर दें। वैसे भी हमें करते रहना चाहिए, समय समय पर हमें अपने पासवर्ड चेंज करते रहना चाहिए। स्क्रीनशॉट, कॉल रिकॉर्डिंग, एसएमएस और ट्रांजैक्शन आईडी जैसे सभी सबूतों को सुरक्षित रखें, डिलीट ना करें। अगर कोई रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्ड हो गया या एसएमएस हो गया, ट्रांजैक्शन आईडी जैसे सभी सबूतों को सेव करें, यानी कि डिलीट कर दिया आपने तो। और cybercrime.gov.in जो पोर्टल है, इसमें आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं या 1930 पर कॉल करके शीघ्र इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। और हम एआई का कहाँ यूज़ करते हैं? हम अपनी दिनचर्या में अब आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आजकल काफ़ी जो टेक्नोलॉजी का काफ़ी आप लोग भी यूज़ कर रहे होंगे, तो कहाँ हम एआई का यूज़ करते हैं। पहला हो गया वॉइस असिस्टेंट, इसमें सिरी आ गया और गूगल असिस्टेंट आ गया है इसमें। और फिर दूसरा है इमेज रिकॉग्निशन, तीसरा है हमारा चैटबॉट्स, स्ट्रीमिंग सजेशन मतलब आपने कुछ वीडियो, पिक्चर देखी या मूवी देखी या ट्यूटोरियल देख लिया, किसी मैथ्स के ट्यूटोरियल देख लिया, तो आपको उसके मैथ्स से रिलेटेड ही वो सजेस्ट करेगा कि आप ये भी देखिए बोल के। तो ये भी, इसमें भी हम इसमें भी टेक्नोलॉजी में, इस टेक्नोलॉजी में एआई का यूज हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्रोडक्ट का रिकमेंडेशन, किसी वेबसाइट में आप देखते होंगे कि भई हमने ये प्रोडक्ट, किसी कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को चूज़ किया, तो फिर वो रिकमेंड करेगा कि आप ये वाला प्रोडक्ट लीजिए, उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट आपको शो करना शुरू कर देगा। और फ्रॉड डिटेक्शन में भी इसका, जो धोखाधड़ी हो गई है उसको भी डिटेक्ट करने में ये मदद कर रहा है एआई। वॉइस असिस्टेंट जैसे सिरी, गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, इसमें क्या होता है, आप अपने जो बोलते हैं वो उसको समझता है और उसके बाद आपको वो जैसे प्रश्नों के उत्तर, मौसम, समाचार, अगर बोलेंगे कि भाई आज का समाचार बताएं, तो सिरी या गूगल असिस्टेंट, ये वॉइस असिस्टेंट हमारी मदद करता है और हमें तुरंत सूचना प्रोवाइड करता है। कॉल करना, संदेश हमें इसको इनेबल कर देंगे तो कॉल करें, तो इसको फलाना को कॉल करें, तो ये भी हम बिना टच किए, फ़ोन को बिना टच किए ही आप मतलब नंबर डायल किए बिना भी हम किसी को कॉल कर सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं, रिमाइंडर हम सेट कर सकते हैं, वीडियो, ऑडियो हम चला सकते हैं, भाई ये वाला गाना बजा दो, ये वाला वीडियो दिखा दो, तो ये भी इसमें करते हैं। और टीवी हो गया, जो स्मार्ट डिवाइसेस आजकल घरों में लगी हुई हैं, उसको भी ये कंट्रोल करता है। मैप्स में हम गूगल मैप का यूज़ करते हैं कि भाई हमें इधर इस जगह जाना है, वहाँ जाना है, दिल्ली जाना है, मुंबई जाना, तो और दिल्ली में कहाँ जाना है, तो वहाँ पे भी वो मैप के मदद से इसमें एआई हमें मदद करता है कि भाई कौन सा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा, किस रोड में भीड़ नहीं है, किस रोड में हम आसानी से जा सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ कहाँ इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। दूसरा है चैटबॉट भाई, चैटबॉट में हम कई वेबसाइट में देखा होगा कि साइड में चैटबॉट बने रहते हैं, उसके प्रश्न पूछते हैं तो वो हमें उत्तर देता है, तुरंत उत्तर देता है। आप कि जैसे मेरा ऑर्डर कहाँ है, तो वो तुरंत आपको बता देगा कि भाई आपका 6 बजे तक डिलीवर कर दिया जाएगा। तो चैटबॉट्स की मदद में भी हम इसमें एआई का मदद लेते हैं। इमेज रिकॉग्निशन में
भाई फेस जैसे जैसे फ़ोन में हम फेस को अपना फेस से भी फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। आपको तुरंत वो पहचान देगा कि हाँ, ये आपका ही है। आपको पहले रजिस्टर करना है कि हाँ, ये पहले ये किया आपने, उसके बाद आप फ़ोन को चेहरे की मदद से मतलब आपका चेहरा स्कैन करता है और आपको ये फ़ोन अनलॉक हो जाता है। स्ट्रीमिंग सुझाव, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, अमेज़न, आपके पिछले जो भी आपने पहले कभी जो भी वीडियो देखे होंगे उसके पसंद के आधार पे वो आपको और बेहतर सुझाव देता है कि भाई ये देखें, ठीक है? तो पसंद नापसंद ये आपका पूरा ट्रैक होता रहता है। शॉपिंग रिकमेंडेशन, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, मीशो, इनमें आप क्या-क्या खरीदारी करते हैं, कब-कब खरीदारी किया, सारा रिकॉर्ड भी रहता है और ये आपको सजेस्ट भी करते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं कि भई ये 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 वाले उत्पाद और ये आप देख सकते हैं। ये सजेस्ट तुरंत आपके वो पेज में ये दिखने लग जाते हैं कि भई जो आपने पहले देखा होगा तो उसी से संबंधित आपके पसंद नापसंद के हिसाब से ये आपको सुझाव देता है कि आप ये खरीदें। इसका यूज़ हम फ्रॉड डिटेक्शन में भी करते हैं। जैसे तुरंत बहुत ज़्यादा डाटा एनालिसिस के माध्यम से, फेस अनलॉक के माध्यम से कैसे सुरक्षा, सिक्योरिटी और फ्रॉड डिटेक्शन में मदद कर रही है, एजेंसी की मदद कर रही है भाई कि वो तुरंत आपको पता चल जाता है कि बहुत कहाँ इतना असामान्य राशि, बहुत अधिक या बहुत कम राशि कब हुआ, किस स्थान में हुआ, कोई नए डिवाइस से हुआ या नए फ़ोन से हुआ। बहुत ज़्यादा लेन-देन जब हो जाती है तो इसके बारे में भी आप इसमें फ्रॉड डिटेक्शन में मदद होती है। और देर रात को लेन-देन हो रहा है तो इसका भी ट्रैक सब होता है। तो इसमें भी फ्रॉड डिटेक्शन में भी इसका बहुत उपयोग हो रहा है। ये सूचना फिर से आप जिन्होंने अभी तक सूचना नहीं भेजी है, तो कृपया अपनी जानकारी कृपया करके यहाँ भिजवाएँ। ये अपने इसमें विद्यालय का नाम देंगे, यूडीआईस का कोड, किस ब्लॉक में है, किस जिला में है और उपस्थित कितने उसमें उपस्थित हैं विद्यार्थी और उपस्थित शिक्षकों की संख्या। नमस्कार शिक्षकगण और सभी छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के अधिकारियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। जैसा कि सर ने और मैडम ने आपको इंटरनेट और एआई के विषय में कुछ जानकारियां दी और ये भी बताया कि इनसे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। फ़ायदे तो इनके बहुत हैं और सभी लोग उसका ही उपयोग करते हुए ये समझ रहे हैं कि ये कम्प्लीटली सेफ़ है, बट ऐसा है नहीं। इसीलिए भारत सरकार की पहल इस तरफ आई है कि आप सबको जागरूक किया जाए। आप ही समाज में वो कड़ी हैं जो कि छोटे और बड़ों के बीच की कड़ी हैं और दोनों को ही समझा पाएँगे कि हमारा इंटरनेट को से हमें कैसे सुरक्षित रहना है। तो एआई के ही कितने हमारे पास नुकसान हो सकते हैं, उसी क्रम में मैं आगे इसमें बढ़ रही हूँ। आपके सामने एक स्लाइड दिख रही होगी, हाउ एआई कैन हेल्प सोसाइटी। तो अभी हम थोड़ा-सा इसके फ़ायदे के बारे में बात करेंगे कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस हमारी सोसाइटी को फ़ायदा कैसे-कैसे कर रही है। हेल्थ केयर सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में आपका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, एफिशिएंसी, न्यू डिवाइस फ़ोन जो हर एक बच्चे के हाथ में आजकल हम देख सकते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में और शॉपिंग के माध्यम से। अभी देखिए ये कैसे, इसमें एक-एक करके बताया गया है कि आपके हेल्थ केयर जो डिपार्टमेंट है, उसके अंदर रोगों की प्रारंभिक पहचान, रिपोर्ट और स्कैन विश्लेषण में डॉक्टरों की सहायता एआई कर रहा है आज के समाज में। दूसरा है एजुकेशन, छात्रों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण, जो आपके पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग आपकी होती है, पर्सनलाइज्ड लर्नर आपको ट्यूटर मिलते हैं और स्मार्ट स्टडी ऐप्स
के थ्रू, जो मोबाइल ऐप्स आपके पास होती हैं, आप ऑनलाइन उसको ले सकते हैं। यहाँ पर भी एआई का अभी आपको फायदा इसमें दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट इसमें है सेफ्टी को लेकर के। तो बैंकों में जो आपकी धोखाधड़ी की पहचान हो रही है और साइबर अपराध से बचाव के अलर्ट, इस क्षेत्र में भी एआई अपनी भागीदारी निभा रहा है। इसमें एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए भी एआई आप इसमें दक्ष है। आपका कार्य का स्वचालन, जिसे ऑटोमेशन आप कहते हैं, इससे आपकी समय की बचत होती है और कार्यालय में जितना भी आपका वर्क कल्चर है वो स्पीड अप होता है, उसमें तेजी आती है। इसी के साथ साथ शॉपिंग, आप शॉपिंग के लिए अपनी पसंद का सामान ढूंढना, आप एक बार ढूंढते हैं उसके बाद आपको ऑटोमेटेड रिकमेंडेशंस आ जाते हैं, स्वतः ही आपको उसमें जानकारियां और डील्स मिलने लगती हैं एआई के माध्यम से। और पर्यावरण में कैसे बताता है, आपकी मौसम की भविष्यवाणी करके आपको बताता है, आपदा की चेतावनी देते हैं। आप आजकल देखते होंगे आपके मोबाइल फोन में आईडीएमए की तरफ से, नेशनल डिजास्टर स्कीम से पहले ही कहाँ बारिश होनी है, कहाँ आपदा आ रही है, कहाँ लैंडस्लाइड होना है, कितनी रेनफॉल होनी है, कहाँ पर्यावरण में कितनी हवा तूफान आना है, सारी जानकारी आपको पहले मिलती है। तो ये सब एआई के उपयोग हैं। एआई के जो अच्छा पोर्शन है, एक पार्ट है, वो दिखाया जाता है। लेकिन इसी के साथ साथ इसके दुरुपयोग भी हैं। जैसे कि छात्र छात्राओं ने हमेशा ही पढ़ा है, विज्ञान के वरदान भी हैं, अभिशाप भी हैं। उसी तरह से एआई ने उसमें एक नया कदम रखा है और ये एआई आपकी जो भी तकनीकी आप अभी तक यूज कर रहे थे, उसमें दुरुपयोग को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। जितनी तेजी से ये आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव कर रहा है, उतनी ही तेजी से आपको असुरक्षित भी कर रहा है। उसी असुरक्षित की भावना को आपसे हटाने के लिए और आप कैसे उसमें सहयोग करें देश के लिए, भारत सरकार की तरफ से ये पहल हुई है, जिसमें आपको सुरक्षित इंटरनेट डे में विभिन्न जानकारियां प्रदान की जा रही हैं। अब इसका दुरुपयोग हम समझते हैं कैसे कैसे हो रहा है। जैसे स्कैमर्स का डीप फेक वीडियो, आपने देखा होगा कि कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं कि जो एआई जनरेटेड होते हैं। नकली वॉइस कॉल, आपको किसी की वॉइस मिमिक करके कॉल किया जाता है और आपको फिर पैसे देने के लिए या अपना पिन कोड साझा करने के लिए कहा जाता है। तो उससे आपको सावधान रहना है। दूसरा है इसमें गोपनीय मुद्दे, आपकी प्राइवेसी इसके अंदर आती है। एआई सिस्टम फोटो, हम जब भी चाहें अपने मोबाइल फोन में फोटो खींच के रख लेते हैं और हमारे सिस्टम में ऑटोमेटेड गूगल ड्राइव पर फोटो अपलोड करने का ऑप्शन इनेबल्ड रहता है और हमारी सारी फोटोग्राफ इंटरनेट पे चली जाती हैं ऑटोमेटिकली। जिस भी आपका जीमेल आईडी से आपके मोबाइल फ़ोन में ईमेल ऑन है, उस पर आपकी फ़ोटोग्राफ साझा हो जाती हैं। यहाँ पर आपकी प्राइवेसी पर एक क्वेश्चन मार्क आता है कि आपकी फ़ोटोग्राफ साझा हो रही हैं और आप इस चीज़ को कभी चेक भी नहीं करते हैं कि वो इंटरनेट पे जा रही है या सिर्फ आपके फ़ोन में ही मौजूद है। अगर आपने अपने फ़ोन को अच्छे से लॉक नहीं किया, उसका पासवर्ड आपने स्ट्रॉन्ग नहीं रखा है, तो आपके मोबाइल फ़ोन से आपकी फ़ोटोग्राफ्स वायरल होने में वक्त ही नहीं लगेगा। अभी का इंटरनेट और प्लस एआई, इसने सूचनाओं को प्रसारित करने का एक बहुत ही तेज माध्यम बना दिया है। इसमें गोपनीय मुद्दे में आपकी फोटो, आपकी आवाज, आपका स्थान कैसी, इसमें जीपीएस लोकेशन आपकी ऑन रहती है, तो वो आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आप किस प्लेस पर अवेलेबल हैं, उसकी जानकारी इंटरनेट को साझा करता है। आपके व्यक्तिगत डेटा एकत्र कर सकता है। यहाँ पर सब एआई का रोल आ रहा है। नेक्स्ट है इसमें आपकी त्रुटियां, एरर। कैसे एआई कभी कभी गलत उत्तर या गलत परिणाम दे सकता है। इसका कंटेक्स्ट किसमें है, आप सभी लोग चैट जीपीटी से अवगत हैं और चैट जीपीटी को आप इस्तेमाल भी कर रहे हैं। उस चैट जीपीटी में अभी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे उत्तर को सही समझते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। कि ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि जो एआई है वो भी ह्यूमन जनरेटेड एक एल्गोरिदम है। उस एल्गोरिदम में एआई को जितना ट्रेन किया जाता है वो उसी के ही अनुरूप आपको उत्तर देता है। एआई की ट्रेनिंग अगर बहुत अच्छी हुई है तो अच्छे उत्तर देगा, अगर उसमें कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी फीड की गई है तो वो उसके लिए भी ट्रेन होता है। एआई में इस पोर्शन में हम कहेंगे एनहांसमेंट हो रहा है, जिसमें एआई को ये समझाना बाकी है कि आपको किस समय किस परिवेश में आपको क्या उत्तर देना है, जो कि सिर्फ अभी ह्यूमन इंटेलिजेंस के पास है। आपको यही समझना है एआई का कौन सा उत्तर सही है, कौन सा उत्तर गलत है, और इस गलत उत्तर के क्या परिणाम हो सकते हैं अगर आपने वो डेटा चाहे तो अपने ब्रेन में स्टोर किया या फिर उसको किसी और को कन्वे किया।
चौथा आता है इसमें नौकरी का नुकसान। यहाँ पर लिखा है कि ऑटोमेशन के कारण कुछ क्षेत्रों में नौकरियों में कमी आ रही है। ये ऑटोमेशन का रिफ्लेक्शन है कि अगर चीजें स्वतः ही कहीं पर हो रही हैं तो वहां पर हम एक मशीन को उपयोग में लाने लगे हैं। एंड पूर्वाग्रह, बायस, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बात करी कि एआई को अगर आपने अच्छे से ट्रेन नहीं किया तो उसमें बायसनेस आ सकती है। पूर्वाग्रह अगर आप अच्छे से समझते हैं तो एआई को अनुचित या एक तरफा डेटा, अगर मैं उसको सिर्फ फीमेल से संबंधित डेटा दूं तो वो मेल से संबंधित डेटा के ऊपर कुछ गलत उत्तर भी दे सकता है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर है। यह एक पक्षपाती हो सकता है। तो ये हमने कुछ 5 बिंदु पढ़े जिसमें हमने एआई के बहुत क्रिटिकल फैक्टर्स इसमें स्टडी किए हैं कि जो उसके दुरुपयोग को दिखाता है। अब इसमें और क्या चीजें हैं हमारे पास? मिथ्या सूचना और डीप फेक। ये क्या है? डीप फेक एआई द्वारा हेरफेर किया गया वीडियो, ऑडियो जो किसी गलत व्यक्ति को कुछ ऐसा करते या कहते हुए दिखाता है जो उसने कभी नहीं किया हो। और ऐसे वीडियोस आपने यूट्यूब पे बहुत ही सारे देखे होंगे जिसमें कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर स्थान पर होता ही नहीं है बट उसकी मौजूदगी उस वीडियो में दिखाई जाती है, जो कि कंप्लीटली गलत है। दूसरा इसका दुरुपयोग कहाँ पर है? इसका इस्तेमाल उत्पीड़न, वित्तीय धोखाधड़ी, राजनीतिक हेरफेर के लिए किया जा सकता है। अब जितने भी आपके वीडियो या ऑडियो कॉल बन रहे हैं उनसे आप किसी व्यक्ति की आवाज में कुछ ऐसी सूचना को प्रसारित करते हैं पूरे समाज में जो कि सूचना कभी बनी ही नहीं या उस व्यक्ति द्वारा दी ही नहीं गई है। तेज प्रसार, फेक कंटेंट, यहाँ पर फेक कंटेंट को जनरेट करना और फैक्ट को बिना चेक किए हुए आगे बढ़ा देना। और सोशल मीडिया में यह काम बहुत तेजी से हो रहा है कि आपका फेक कंटेंट आगे बढ़ता चला जाता है। हर कोई उसको एक बार देख करके उस पर पूरा बिलीव करता है और उसको आगे भेज देता है। चौथा है पॉइंट इसमें जो आता है वो है सतर्कता को लेकर। किसी भी वीडियो या ऑडियो को फॉरवर्ड करने से पहले हमेशा उसकी प्रामाणिकता सत्यापित करें। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप प्रामाणिकता कैसे सत्यापित करेंगे? अगर कोई भी विशिष्ट व्यक्ति आप जिसको जानते हैं वो कोई इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर रहा है, उसके द्वारा कुछ कहा गया है किसी वीडियो में या ऑडियो में, तो आप उसे कैसे सत्यापित करेंगे? तो इसके लिए कुछ सूचनाएं आपको दी जा रही हैं जिनके माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि उसको वो वीडियो या ऑडियो कॉल आपका ऑथेंटिक है या नहीं। कैसे करें इसका सत्यापन? कृपया इस पर बहुत ध्यान दें और चाहे तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं कि आप स्रोत की जांच करें। बेसिकली वो ऑडियो या वीडियो कहाँ से जनरेट किया गया है, किसने पोस्ट किया और क्यों पोस्ट किया है उसे, क्या यह किसी विश्वसनीय समाचार स्रोत से है, इसकी मूल रिपोर्टिंग कहाँ से हुई है, किसी न्यूज एजेंसी ने दिया है या किसी पर्सन ने कोई सर्कमस्टांसेस के चलते हुए उस वीडियो को एआई से बनवाया और सर्कुलेट करने लगा। नेक्स्ट है इसमें तकनीकी सत्यापन। यदि संभव हो सके तो रिवर्स इमेज सर्च का उपयोग करें। इससे आप पता कर पाएंगे कि वो इमेज एआई जनरेटेड है या फिर वो रियल की फोटोग्राफ है। वीडियो या फोटो की तारीख भी आप उसमें देख सकते हैं। समय और स्थान का मिलान भी कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा जो संवाद इसमें किया गया है वह उस दिन उस समय पर क्या उस स्थान पर मौजूद था भी या नहीं। ये सब चीजें आपको परखनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आप जान पाएंगे कि कोई ऑडियो या वीडियो एआई जनरेटेड है या फिर वो आपका रियल वीडियो है। नेक्स्ट आता है इसमें आपका भावनात्मक ट्रिगर। क्या यह कंटेंट डर, गुस्सा या जल्दबाजी पैदा कर रहा है? ऐसे कंटेंट को आपने बहुत ही सोच समझकर पढ़ना है या फिर उसके ऊपर रिएक्ट करना है या फिर उसे आगे फॉरवर्ड करना है। यहाँ पर तीनों ही चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो ये भावनात्मक ट्रिगर है ये एक बहुत बड़े समूह के लिए किस तरह के परिणाम निकाल सकता है यह हम नहीं सोच पाएंगे। तो इसलिए आप किसी भी वीडियो या ऑडियो को देख करके आप उसको एनालिसिस जरूर करें। भावुक करने वाले कंटेंट पर तुरंत भरोसा ना करें। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कोई भी वीडियो अगर आपको किसी भी देश, समाज, किसी भी जानकारी के लिए उत्तेजित करता है, आपके मन में डर, गुस्सा या जल्दबाजी का भाव पैदा कर रहा है, तो आपको रुकना है,
कुछ देर सोचना है उसके बारे में कि इस वीडियो के क्या परिणाम होने वाले हैं। संदेह है तो अब रुक जाए। अगर आपको वीडियो और ऑडियो देखने के बाद उसमें कुछ भी पॉइंट मिस लगता है, जैसा कि हमने कहा कि वो व्यक्ति उस समय या उस तारीख पर उस प्लेस पे था या नहीं, एक्सक्यूज मी, या फिर उसमें कोई भावनात्मक ट्रिगर पैदा करने वाला कंटेंट है, तो आपको संदेह होना चाहिए और आपको तभी वहां पर रुक जाना है। संदेह हो तो आप क्या करेंगे? आप उस ऑडियो या वीडियो को बिल्कुल भी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। गलत जानकारी फैलाने से आपको बचना है। हमेशा पहले सत्यापित करें और तभी कोई डेटा आपको आगे साझा करना है। अब एआई कंटेंट में देखो किन लोगों को पहले ट्रिगर किया जाता है समाज में। आप देखिए सीनियर सिटीजन को, सीनियर सिटीजन जिन्हें हम जेन एक्स कहते हैं, वो जेन एक्स के पास मोबाइल था नहीं, अभी आया है। अभी आने से वो उसके दुरुपयोग को इतने अच्छे से समझने में असमर्थ है जितने अच्छे से आप अभी समझ सकते हैं। इसीलिए आप तक ये जानकारी पहले पहुंचा दी जा रही है, सो दैट आप अपने बुजुर्गों को भी ये जानकारी दें और अपने से छोटे बच्चों को भी ये जानकारी दें। Senior citizens should verify AI-based call or messages with family before responding. जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उन्हें कोई भी रिस्पॉन्ड करने से पहले किसी कॉल पे या मैसेज पर वो अपने घर में जैसे कि आप सभी से डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी अब जानकार हो रहे हैं यह वीडियो देखने के बाद। दूसरा आता है इसमें, चिल्ड्रन मस्ट बी टॉट दैट एआई आंसर आर नॉट ऑलवेज करेक्ट, क्रिटिकल थिंकिंग इज एसेंशियल। ये बच्चों के लिए है। आपको बच्चों को ये कन्वे करना है कि अगर आप एआई ने जो भी आंसर दे दिया उस पर ही बिलीव करेंगे तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप होगी। तो उस पर एज इट इज बिलीव ना करके आपको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप करनी है। बच्चों के लिए ये बहुत ही जरूरी है एआई के फील्ड में। और थर्ड इसमें पॉइंट दिया गया है, एआई स्कैम्स ऑफन क्रिएट अर्जेंसी और फियर। तो उस केस में क्या करना है? थोड़ी देर रुकना है, सोचना है और वेरीफाई करना है उसके ऊपर एक्ट करने से पहले। आगे आते हैं इसमें, बी कॉशियस ऑफ एआई चैटबॉट्स प्रिटेंडिंग टू बी बैंक, पुलिस और कस्टमर केयर, दे मे बी स्कैम। अभी तक क्या होता था कि कोई ह्यूमन ही सच में आपके साथ फ्रॉड करता था, लेकिन एआई के आने के बाद अब एआई भी ऐसा कर सकता है। तो आपको इस चीज का ध्यान में रखना है कि चाहे एआई बात करे आपसे या फिर कोई पर्सनल आपसे बात करे, अगर वो बैंक, पुलिस या कोई कस्टमर केयर बन के आपसे बात कर रहा है तो आपको पकड़ में आनी चाहिए बात कि आपसे ये इन्फॉर्मेशन फोन पर नहीं ली जा सकती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत क्रिटिकल है। नेक्स्ट है आपके पास डीप फेक वीडियो एंड क्लोन वॉइस कैन लुक रियल, कंफर्म फ्रॉम टेस्टेड सोर्स बिफोर रिएक्टिंग इमोशनली। फोन पे भी कई लोग आप में भावनात्मक सक्रियता जगाते हैं कि आपके फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ हो गया है और आपको इतना अमाउंट पे करना होगा। यहाँ पर आपका भावनात्मक थिंग ट्रिगर होता है, इससे आपको बचना है। आपको थोड़ा सा सतर्कता बरतनी है और पॉज लेना है, सोचना है थोड़ी देर के लिए। नेक्स्ट है इसमें, अननेचुरल फेसेस, लिप्सेस और वॉइसेस इन वीडियो आर वार्निंग साइन ऑफ एआई मैनिपुलेशन। अब आप कैसे समझेंगे ये वीडियो किसी एआई ने बनाया है? आप उसके अननेचुरल फेस या लिप्स को देख सकते हैं। ये कैपेबिलिटी ह्यूमन के पास ही है कि वो बारीक टेक्सचर को समझ पाए कि अगर ये रियल ह्यूमन होता तो इसके फेशियल एक्सप्रेशन क्या होते। तो आप उनमें कंपेयर करके बहुत अच्छे से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एआई जनरेटेड है। और आपने जो ये अंदाजा लगाया है, जो ये तरीका डेवलप किया है, ये आपने अपने बुजुर्गों को भी बताना है। जनरली सभी फैमिली में क्या हो रहा है कि बुजुर्ग एआई जनरेटेड वीडियो को भी सच समझ लेते हैं, तो आपने उनको भी सतर्क बनाना है। नेक्स्ट इसमें, नेवर क्लिक लिंक्स सेंड बाय अननोन एआई बॉट्स, दे मे इंस्टॉल मालवेयर। अगर आपके फोन में कोई भी अननोन लिंक आता है, उस लिंक के लिए आपने ना कभी सर्च किया, ना आपने उस लिंक से संबंधित कोई जानकारी कभी ली है, आपके पास वो आता है, क्लिक करने के लिए आपको फोर्स करता है, तो आपको वहीं पे रुकना है और उसको क्लिक नहीं करना है, क्योंकि वो आपके फोन में मालवेयर को इंस्टॉल कर सकता है। देन update devices and use strong password to prevent misuse of AI tool.
ये एक की फैक्टर है कि आप अपने पासवर्ड को स्ट्रांग बनाएं। अब स्ट्रांग पासवर्ड का मतलब क्या होता है, ये अभी आगे आने वाली वीडियो में आपको बताया जाएगा। स्ट्रांग पासवर्ड किसे कहते हैं और वीक पासवर्ड किसे कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें यूजिंग एआई फॉर कॉपिंग होमवर्क, impersonation और फेक कंटेंट हार्म्स एथिक्स एंड लर्निंग। एआई आपको एक तरफ बहुत सी जानकारी देता है, पूरे वर्ड की जानकारी देता है, बट अगर कोई छोटा बच्चा उसी कंटेंट को अडॉप्ट कर रहा है तो वो उसको कॉपी कर रहा है, उस सारे कंटेंट को। और अगर उसको कॉपी करके वो होमवर्क में एज इट इज लिख दे तो उसने होमवर्क अपने ब्रेन से नहीं किया। तो अगेन यहाँ पर ग्रोथ किसका स्टक हुआ है, किसी बच्चे का। एआई ने तो अपना काम कर ही दिया। तो ये अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए। आपको ये इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है अपने से छोटों को। सेफर इंटरनेट डे 2026 में हम किन पॉइंट्स पर हमने मेजरली अभी तक बात की, ये थोड़ा सा उसका ब्रीफ है यहाँ पर। डीप फेक वीडियोज एंड क्लोन वॉइस कैन लुक रियल। तो क्या करना है उसके लिए, कंफर्म फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्स बिफोर रिएक्टिंग। आपका रिवीजन हो रहा है, चेक कीजिए इसे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कैम ऑफन क्रिएट अर्जेंसी और फेयर। तो इस कंडीशन में आपने क्या करना है, रुको, पॉज, थिंक एंड वेरीफाई बिफोर एक्टिंग। थर्ड क्या आया हमारे पास, नेवर रिले ओनली ऑन एआई फॉर मेडिकल, लीगल और फाइनेंशियल एडवाइसेस। अगर ये एडवाइस आपको कहीं से एआई जनरेटेड मिल रही है, आप उस पर बिलीव नहीं करेंगे, आप कंसल्ट करेंगे रियल एक्सपर्ट्स को। हम मेडिकल की बहुत सी जानकारी, यानी डॉक्टर पे जाने से पहले हम एआई पे सर्च कर लेते हैं और डॉक्टर से बताते हैं उसके बारे में, बट डॉक्टर उसका एक्सपर्ट है, उस डोमेन में उसने बहुत टाइम का रिसर्च किया है। तो आपको कंसल्ट करना है उन रियल एक्सपर्ट से। नेक्स्ट इज अननेचुरल फेसेस, लिप्सेस और वॉइसेस इन वीडियोस आर वार्निंग साइंस ऑफ एआई मैनिपुलेशन। तो ये हैबिट आपको डेवलप करनी है कि आप इनको क्लासिफाई कर पाए कि ये रियल ह्यूमन का वीडियो है और ये एआई जनरेटेड वीडियोस है। नेक्स्ट, इमोशनल स्टोरीज और अर्जेंट हेल्प रिक्वेस्ट में बी एआई जनरेटेड स्कैम। अगर आपको कोई इमोशनल स्टोरीज पे प्ले कर रहा है और आपसे कोई जानकारी लेना चाहता है या आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन या फिर मनी आपसे लेना चाहता है, तो आपको उसके बारे में सतर्क हो जाना है, आपको वेरीफाई करना है बिफोर हेल्पिंग देम आउट। नेक्स्ट इज डीपीडीपी एक्ट, प्रोटेक्ट योर पर्सनल डेटा। ये हमारे पास आपके पर्सनल डेटा को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए भारत सरकार ने कुछ गाइडलाइन जारी की हैं, उसे डीपीडीपी एक्ट के अंदर रखा गया है। उसके अंतर्गत आपको पर्सनल डेटा शेयर नहीं करना है कि जब तक कि आप उसे जानते ना हो या फिर वो किसी पर्पज पे बेस्ड ना हो। शेयर इट ओनली व्हेन नेसेसरी। अननेसेसरली आप अपना पर्सनल डेटा, जो कि क्या होता है, आपका नेम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी फोटोग्राफ्स और आपकी बैंक डिटेल्स, ये सारी जानकारी और आपका बायोमेट्रिक, ये सारी जानकारी आपको अननेसेसरली शेयर नहीं करनी है। थिंक ट्वाइस बिफोर शेयरिंग पर्सनल डिटेल्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आजकल सभी लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा इंडल्ज होते हैं, लेकिन उस प्लेटफॉर्म को किस हद तक हमें इस्तेमाल करना है कि जिससे सुरक्षा हमारी बनी रहे, वो हमें ध्यान में रखना है। चेक ऐप परमिशंस रेगुलरली एंड रिमूव अननेसेसरी एक्सेस। आपके मोबाइल फोन में जो भी एप्स आपके काम की नहीं है, आपको उन्हें चेक करते रहना है रेगुलरली। कोई भी अनवांटेड एप्स आपके पास इंस्टॉल तो नहीं हो गई है, अगर हो गई है तो आप उसको डिलीट कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए। नेवर डिस्क्लोज योर सेंसिटिव डिटेल्स लाइक ओटीपी, आधार, पैन, बैंक क्रेडेंशियल्स ओवर कॉल। कोई भी फोन कॉल करके अगर आपसे ये सारी जानकारी लेता है, ये आपकी पर्सनल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, आपको ये बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी है। एंड अवॉइड ट्रस्टिंग ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट ऑफर विद हाई रिटर्न। अगर आपको फोन करके कोई भी कहता है कि आपको बहुत सारा रिटर्न देंगे या फिर आप कोई प्राइज जीत गए हैं और आप हमें इतना पेमेंट कीजिए, ये सारी चीजें फेक होती है, कंप्लीटली फेक होती हैं। अगर आपने किसी चीज में पार्टिसिपेट ही नहीं किया तो आपको कोई अननेसेसरली मनी क्यों देगा, आपको ये सोचना है। नेक्स्ट, इसमें ये सारी इंफॉर्मेशन थी, आपको समरी भी दे दी गई कि क्या करना है क्या नहीं करना है, डूज डोंट आपने समझ लिए हैं। यहाँ पर भारत सरकार ने एक वेबसाइट बनाई है जो कि है www.staysafe.online.in। यहाँ पर जाकर के प्लेज लेनी है।
ये शिक्षकों से मेरा अनुरोध है कि आप इस कार्य को करें। इस वेबसाइट का लिंक आप नोट डाउन करें या फिर इस QR कोड के माध्यम से भी इस लिंक पर आप जा सकते हैं और वहाँ पर इस प्लेज को लें जो कि सर्टिफिकेट जनरेट करेगा। यहाँ पर प्लेज लेने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको जाकर के वो इन्फॉर्मेशन जस्ट ड्रिल डाउन करके और सबमिट कर देना। नो, आप उसके अगर एक एक पॉइंट पढ़ेंगे तो वो सारे पॉइंट बहुत क्रूशियल हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इनफैक्ट आपको वो निकाल करके अपने पास रख भी लेना चाहिए कि वो सारे पॉइंट्स से आपके हमारे दिमाग में या समाज में सतर्कता आएगी, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसी के पॉइंट्स इस प्लेज में लिखे गए हैं और वो सारे पॉइंट्स रीड करने के बाद आप सबमिट करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट जनरेट होगा। इस वेबसाइट पर आप जैसे ही जाएंगे तो ये लॉगिन आईडी रजिस्टर करने के लिए इसमें प्रोविजन दिया गया है। तो आप अपना नेम, कोई वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर से इस वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं और फिर ये प्लेज का काम आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है ऑनलाइन प्लेज विद सर्टिफिकेशंस। इसमें सेफ एंड AI, इसके अंदर क्या है कि एक असेसमेंट है। इसके अंदर असेसमेंट में आपको 20 क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं और 15 मिनट का टाइम इंटरवल दिया है। आपको वो सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। वो ये दिखाएगा कि आपने कितनी इंफॉर्मेशन अभी तक गेन की है अपना सेफ इंटरनेट डे की जानकारी लेते हुए या फिर इस वेबसाइट से जानकारी लेते हुए। अब ये दिया है यहाँ पर एक मोबाइल ऐप का लिंक। आप QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं इस लिंक से और इस मोबाइल एप्लीकेशन में आपसे बहुत सी जानकारी साझा की गई है। 2 घंटे के सेशन में इतनी सारी जानकारी देने के बावजूद भी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिनको आपको गो थ्रू करना ज़रूरी है। उसके लिए इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और इसके अंदर के कंटेंट को पढ़िए और समझिए, खुद को भी सुरक्षित कीजिए और अपने आसपास के लोगों को भी इसकी जानकारी दें। इसके अलावा भारत सरकार ने एक और पहल की है कि इसमें कोर्सेज बनाए हैं। बच्चों के लिए अलग कोर्स है, कैडेट्स के लिए, गर्ल्स के लिए, युवा के लिए, ये हमारे पास है एम्प्लॉयज के लिए और पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स के लिए आजकल जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है क्योंकि हर किसी के पास मोबाइल फोन है, बच्चों के पास भी मोबाइल फोन है। बच्चे उस मोबाइल फोन के माध्यम से कौन सा कंटेंट देख रहे हैं, क्या वो उनके एज के लिए सूटेबल है या नहीं, वो किसी ऐसी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को तो इनटेक नहीं ले रहे हैं, ये सब के क्वेश्चन किसी भी पेरेंट्स के माइंड में आते हैं, शिक्षकों के लिए स्पेशली है। तो वो सारे इसको चेक करें, इस कोर्स कंटेंट को, और समझें कि कैसे वो खुद को भी सेफ रख सकते हैं और बच्चों को भी ये जानकारी साझा करके उन्हें भी इसमें अवगत करा सकते हैं कि क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सारे आप इस वेबसाइट पे जाइए, QR कोड को स्कैन कीजिए और ये सारे कोर्सेज को पढ़िए। ये हर एक एज ग्रुप के लिए डिफाइन किया गया है, बहुत ही अच्छा कोर्स कंटेंट इसमें रखा गया है। साइबर हाइजीन की प्रैक्टिसेस, इसके अंदर क्या है, हमें क्या करना है? स्वयं को साइबर खतरों के प्रति सचेत रहने और अच्छी डिजिटल आदतें विकसित करने के लिए प्रशिक्षित करना। साइबर हाइजीन हम कैसे बनाएंगे? जब हम खुद प्रशिक्षित करेंगे, खुद को भी, दूसरों को भी, अपने समाज को भी, आसपास के लोगों को भी। इसका उद्देश्य कंप्यूटर, मोबाइल और सॉफ्टवेयर की बुनियादी सेहत और सुरक्षा को बनाए रखना है। हमारे पास अभी जितने भी डिजिटल एसेट हैं वो सभी के सब किसी न किसी तरह के से हमें उनको हाइजीन मेंटेन करना है। कंप्यूटर में, मोबाइल में, अपने सॉफ्टवेयर में हमको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है जो अभी तक बताया। यह आपके व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित और गोपनीय रखने में मदद करता है। साइबर अपराधियों द्वारा डेटा चोरी और सुरक्षा उल्लंघनों को रोकने में सहायता करता है। तो आप सभी ये सारी सुरक्षा को बनाए रखने में भारत सरकार की मदद कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ इसमें प्रैक्टिसेस दी गई हैं कि आपका वीक पासवर्ड का प्रैक्टिस क्या है। यूजिंग वीक और रीयूज पासवर्ड, ये क्या है हमारे पास? कॉमन ह्यूमन नेग्लिजेंस एरर दैट कैन थ्रेटन योर वर्क प्लेस। हम क्या ऐसी छोटी मोटी गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से हमें ये परिणाम भुगतने पड़ते हैं और हम साइबर के झांसे में आ जाते हैं, साइबर क्राइम के झांसे में आ जाते हैं। तो पहली जो गलती हम करते हैं, हम अपना पासवर्ड बहुत वीक रखते हैं। पासवर्ड अपने ही नाम से रख देते हैं और उसमें 1 2 3 लगा देते हैं, या फिर अपने किसी फैमिली मेंबर के नाम से रख देते हैं, उसमें 1 2 3 लगा देते हैं। तो वो हमारा वीक पासवर्ड की कैटेगरी में आता है। सेकेंड इज फॉलिंग फॉर फिशिंग स्कैम्स।
क्लिकिंग सस्पिशियस लिंक इन ईमेल और मैसेजेस। आपके पास जो मैसेजेस और ईमेल आ रहे हैं, अगर उसमें सस्पिशियस लिंक है तो हम उन्हें तुरंत क्लिक कर देते हैं। यूजिंग अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर एंड एप्स। हम कोई भी ऐप को इंस्टॉल करने में थोड़ा सा भी नहीं सोचते कि हम इसे क्यों कर रहे हैं। हमें थोड़ा भी रेलेवेंट लगता है, हम उसको कर देते हैं, बट पूरी जानकारी के बिना किसी भी ऐप को मोबाइल फोन में आप इंस्टॉल ना कीजिए। लीविंग डिवाइस अनलॉक्ड। आप जब वर्क स्पेस में, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आप अपने कंप्यूटर को लॉक कीजिए जब भी आप उसे छोड़ के बाहर जा रहे हैं, या फिर अपना आप लैपटॉप कैरी कर रहे हैं उसको लॉक करके जाएं जब भी आप उसको अनअटेंडेड छोड़ रहे हैं। यूजिंग पब्लिक अनसेफ नेटवर्क। हम जनरली कहीं भी जाकर के वाईफाई को कनेक्ट कर लेते हैं और इस वाईफाई के माध्यम से भी बहुत तरीके के साइबर क्राइम हो सकते हैं। तो आपको अवेयरनेस दिखानी है कि कोई भी अनऑथराइज, अगर आपको फ्री में वाईफाई मिल रहा है, ये सोच के उसको कनेक्ट नहीं कर लेना है कि ये फ्री का वाईफाई है। हाँ, अगर आप कनेक्ट करते भी हैं तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आप उसमें ट्रांजैक्शन से रिलेटेड काम ना करें, कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन उसमें शेयर ना करें। नेक्स्ट इज प्लगिंग अननोन यूएसबी डिवाइसेस। आप किसी दूसरे की डिवाइस को अपने कंप्यूटर पे कनेक्ट कर लेते हैं, हो सकता है उसकी डिवाइस में मालवेयर हो और वो आपके कंप्यूटर में ट्रांसफर हो जाए। देन पुअर ईमेल एंड डेटा हैंडलिंग। सेंडिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन केयरलेसली। हम कोई फेक ईमेल आई, उसमें उसने आपकी जानकारी मांगी और हमने उसको बिना ऑथेंटिकेट किए अपनी जानकारी उसमें साझा कर दी, तो ये भी एक ऐसा एरर है कि जो हमें साइबर क्राइम में फंसा सकता है। पुअर ईमेल एंड डेटा हैंडलिंग में वन मोर है, सेंडिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन केयरलेसली। आई थिंक ये 2 बार हो गया है। एंड इग्नोरिंग सॉफ्टवेयर अपडेट्स, नॉट अपडेटिंग सिक्योरिटी पैचेस सॉफ्टवेयर। तो जो भी हमारे पास विंडोज में अपडेट आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं या मोबाइल सिस्टम में आपके अपडेट्स आते हैं, उन्हें करना चाहिए, क्योंकि जनरली उसमें जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के मोबाइल फ़ोन में हुआ या फिर कंप्यूटर में हुआ, वो उसमें पैचेस को रिजॉल्व करने के बाद ही उसको अपडेट के लिए कहते हैं। तो आप जब वो पैचेस कर देते हैं तो आपका सिस्टम सिक्योर ही होता है। पासवर्ड सुरक्षा चेकलिस्ट में आपके पास है। अपने डिजिटल खातों को सुरक्षित रखने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास आप क्या करेंगे? हर ऑनलाइन खाते, जिसमें कि आता है ईमेल, बैंकिंग और सोशल मीडिया, के लिए हमेशा अलग पासवर्ड का उपयोग करें। यहाँ पर पासवर्ड से संबंधित बहुत अच्छी जानकारी दी जा रही है, कृपया इसे आप नोट भी कर सकते हैं। पासवर्ड कम से कम 12 लेटर्स का होना चाहिए। इसमें स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर दोनों होनी चाहिए, नंबर्स भी होने चाहिए और सिंबल्स भी होने चाहिए। जैसे जन्मदिन, आपके किसी पेट का नेम या आपका सरनेम, 1 2 3 4 5 6, ये बहुत ही आसान पैटर्न है जिन्हें कोई ह्यूमन के साथ साथ एआई भी डिटेक्ट कर सकता है। अपने महत्वपूर्ण खातों के पासवर्ड समय समय पर बदलते रहें। आईओटी उपकरणों के डिफॉल्ट पासवर्ड को आपको तुरंत बदलना होता है। आईओटी डिवाइस जनरली क्या होते हैं, आपके घरों में कैमरे लगे हुए होते हैं, वो एक तरह का आईओटी डिवाइस है, तो उनके पासवर्ड आपको बदलने चाहिए। इन गलतियों से बचें। पासवर्ड लिख कर रखना। जनरली सब सोचते हैं हमारे बहुत सारे अकाउंट हैं, बहुत सारे पासवर्ड हैं, तो हम इन्हें लिख लेते हैं, लेकिन अगर आपका वो पेपर किसी को मिल जाता है तो आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसके पास हो सकती है। दूसरों के साथ साझा करना। हम कभी किसी और को बता देते हैं अपना पिन, ओटीपी या फिर पासवर्ड, वो भी बहुत क्रिटिकल है। ब्राउज़र में रिमेंबर पासवर्ड करना। हमें पासवर्ड बार-बार फिल करने में आलस आता है, तो हम ब्राउज़र में रिमेंबर पासवर्ड का बटन दबा देते हैं, वो ऑटोमेटिकली खोल देता है, बट वो भी एक साइबर क्राइम को बढ़ावा देता है। और पुराने पासवर्ड का दोबारा उपयोग। पुराना पासवर्ड आपको फिर से नहीं लेना है। एक बार जब पासवर्ड हम यूज़ कर लेते हैं, वो कहीं न कहीं डेटा में आ जाता है, तो उसको आराम से क्रैक किया जा सकता है। हर बार आप पासवर्ड बदलिए और स्ट्रॉन्ग रखिए। स्ट्रॉन्ग रखने के लिए जो सेकंड पॉइंट है, उस पर आप ध्यान दीजिए। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। हमने पासवर्ड तो बदल दिया, उसके साथ-साथ हमें और भी सुरक्षा करनी है। उसमें क्या-क्या आता है? ईमेल, सोशल मीडिया और बैंकिंग जैसे सभी आवश्यक खातों पर इसे अनिवार्य रूप से आपने रखना है। एक आपका यूजर आईडी पासवर्ड हो गया, उसमें आप बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी लगा सकते हैं। ये मिला करके आपका लॉगिन बना।
उपयोगकर्ता की पहचान सत्यापित करने और पहुंच की अनुमति देने हेतु एक से अधिक पहचान के माध्यमों का उपयोग करो। गूगल के जीमेल पे आपका मोबाइल पर वो एक कोड भेजता है या फिर ईमेल पर कोई कोड भेजता है। इसके अलावा आपके पास ईमेल खोलने के लिए एक ऑथेंटिकेटर ऐप भी इंस्टॉल की जाती है। तो हमारे पास बहुत से वेज हैं जिनके थ्रू हम वेरीफाई करते हैं और तभी किसी को लॉगिन का एक्सेस देते हैं। तो आपने जितने भी फैक्टर सिक्योरिटी अगर प्रोवाइड की जा रही है, आप वो सारे फैक्टर को यूज कीजिए। कोई आपको मोबाइल में ऐप ऑथेंटिकेटर इंस्टॉल करने का दे रहा है, कोई बायोमेट्रिक दे रहा है, कोई उसमें आपको न्यूमेरिक नंबर या कैलकुलेशन को सॉल्व करने के बाद ही आगे पहुंचाता है या कैप्चा देता है, वो सारी चीजें आपको करनी ही करनी है। उसे कहते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन एक तरह से नहीं बल्कि अलग अलग चरणों पर हो रहा है। पासवर्ड इज अ की एलिमेंट इन प्रोटेक्टिंग योर ऑनलाइन अकाउंट। आपको पता है, तो इसमें करना क्या है? बेस्ट प्रैक्टिसेस टू कीप योर पासवर्ड सेफ एंड सिक्योर। सबसे पहला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन इन पासवर्ड, मेक इट अ वीक पासवर्ड। अपना कोई नाम उसमें नहीं होना चाहिए, अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, वो उस पासवर्ड को वीक बना देता है। रेगुलरली चेंज एंड अवॉइड रिपीटिंग द पासवर्ड। और पासवर्ड को आप सेम नहीं रखेंगे, हर बार बदलेंगे और हर बार यूनिक होना चाहिए। कीप योर पासवर्ड्स एज सीक्रेट इवन फ्रॉम योर फैमिली मेंबर्स। आपको अपना पासवर्ड किसी से भी शेयर नहीं करना है। क्रिएट पर्सनलाइज्ड पासफ्रेज एज पासवर्ड फॉलोइंग पासवर्ड क्रिएशन क्राइटेरिया। जो अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि पासवर्ड कैसे बनाना है, वो क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा। क्यों? जैसे कि लिखा हुआ है, पासवर्ड इज अ की एलिमेंट इन प्रोटेक्टिंग योर ऑनलाइन अकाउंट्स। देन टॉप 5 रीजन टू अपडेट सॉफ्टवेयर। कुछ मैंने पहले बताया था, अभी यहाँ पर भी लिखा है कि सॉफ्टवेयर को अपडेट करने का अलर्ट आपके पास क्यों आता है, क्या किया होता है उसमें। सबसे पहला, फिक्स सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी, सील वीकनेस, हैकर्स एक्सप्लॉइट विद मालवेयर। अगर उस सॉफ्टवेयर वर्जन के साथ कभी कोई वल्नरेबिलिटी इशू रहा है तो उसको पैच कर दिया जाता है, उसके बाद वो अपडेट के लिए आता है। इम्प्रूव परफॉर्मेंस, स्पीड अप एंड ऑप्टिमाइज योर डिवाइस एंड फिक्स सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी। आई थिंक ये रिपीट कर दिया है इसमें। तो दीज टू आर मेजर फैक्टर्स एंड थर्ड वन इज प्रोटेक्ट योर डेटा, अपडेट सिक्योरिटी मैकेनिज्म टू प्रिवेंट डेटा ब्रीचेस। गोपनीयता सुनिश्चित आप कैसे करेंगे? निजी जानकारी सार्वजनिक ना करें, जैसे कि आपके घर का पता, निजी तस्वीरें, फोन नंबर या क्रेडिट कार्ड विवरण सोशल मीडिया पर कभी भी पोस्ट ना करें। क्विज और गेम से बचें। सोशल मीडिया पर ऐसे सर्वे या गेम से बचें जो आपकी संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी मांगते हों। फोन को लॉक रखें। अपने फोन को हमेशा पासवर्ड, पिन या बायोमेट्रिक से लॉक करके रखें। आपका बायोमेट्रिक और पिन दोनों ही अवेलेबल हो तो दैट इज बेनिफिशियल। एंड पब्लिक वाईफाई सावधानी से आपको यूज करना है। सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करते समय किसी भी निजी जानकारी को साझा करने से आपने बचना है। हाउ टू सेफ, ऑलवेज लुक फॉर। अब देखिए, कोई भी वेबसाइट आपके सामने खुली हुई है तो कुछ पॉइंट्स तो जैसे हमारे किमोठी सर ने बताए थे कि उसमें जो डोमेन नेम लिखा होता है, ऊपर लिखा होता है जो www.staysafe.online.com, उसके नेम में हेर फेर हो सकता है। यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट आता है कि क्या ये इसमें एसएसएल सर्टिफिकेट, जिसे हम सिक्योरिटी सर्टिफिकेट कहेंगे, वो लगा है या नहीं लगा है। कैसे चेक करेंगे? जो ऊपर लिखा है https://www.staysafe.online.com, उसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पर एक लॉक का बटन बना है। उस लॉक के बटन को आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का स्क्रीन आपके सामने आएगा जिसमें इश्यू 2, उसमें जो सिक्योरिटी सर्टिफिकेट है वो लगा है या नहीं लगा है उसकी जानकारी इस विंडो पर आपको डिस्प्ले होगी, जिसे डिजिटल सर्टिफिकेट बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? इश्यू 2 किसने इशू किया है, ऑर्गेनाइजेशन का नेम भी लिखा है इसमें, सीडैक उसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है, इशूड बाय, इसमें कॉमन नेम लिखा है, कैस्परकी एंड पॉइंट सिक्योरिटी पर्सनल सर्टिफिकेशन, देन वैलिडिटी पीरियड है, कब ये इशू हुआ था और कब इसको एक्सपायर होना है। अगर किसी वेबसाइट पर ये आइकन नहीं बना हुआ है, ये लॉक का आइकन नहीं बना हुआ है, या इस लॉक के आइकन पर क्लिक करके ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ नहीं आ रही है और एक्सपायर हो चुका है ऑलरेडी, तो वो वेबसाइट्स फेक हो सकती हैं।
तो आपको इसका विशेष ध्यान में रखना है। हाँ, नेक्स्ट है इसमें यू मे रिसीव फ्रॉडलेंट कॉल्स, इफ यू शेयर यू मे लूज योर मनी। तो आपको जब भी फ्रॉड कॉल्स आता है तो वो आपसे क्या पूछेगा, ओटीपी, एटीएम पिन, सीवीवी आपके क्रेडिट डेबिट कार्ड के पीछे लिखा होता है, एंड 3D पिन, ये आपको साझा नहीं करनी है। कोई भी फोन पर आपसे ये इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकता है। यूपीआई सर्वोत्तम अभ्यास, इसमें लिखा है कि चेक ऐप परमिशन रेगुलरली, रिमूव अननेसेसरली एक्सेस, ये आपका डेटा प्रिवेसी के ऊपर है। देन चेंज योर यूपीआई पिन एट रेगुलर इंटरवल, यूज अ पिन और बायोमेट्रिक लॉक, कीप योर ई वॉलेट सेफ फ्रॉम एनी शॉक। तो जनरली आपके फ़ोन में एक लॉक तो फ़ोन ओपन करते हुए आता है, उसके अंदर जब आप यूपीआई का ऐप खोल रहे हैं तो उसके साथ भी आपका पिन होना चाहिए, उसके ऊपर भी आपके पासवर्ड का प्रोटेक्शन लगा होना चाहिए। यूपीआई सर्वोत्तम अभ्यास, यूपीआई पिन सबसे महत्वपूर्ण है। अपना पिन कभी किसी के साथ साझा ना करें। आसान पिन जैसा होता है 1 2 3 4 या 0 0 0 1 1 1, इसका हमें ऐसा नहीं करना है। उसको स्ट्रांग बनाएं पिन को। विश्वसनीय ऐप जिसे ट्रस्टेड ऐप्स कहते हैं, केवल भीम या बैंक द्वारा सत्यापित ऐप्स का ही प्रयोग करें। ऐप्स को नियमित अपडेट रखें। गोपनीयता बनाए रखें। सार्वजनिक स्थानों पर पिन दर्ज करते समय कैमरों और आसपास के लोगों से सावधान रहें और पब्लिक वाईफाई से बचें। रेलवे स्टेशन या कैफे के मुफ्त वाईफाई पर वित्तीय लेन देन कभी न करें। क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड की सुरक्षा में सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है, हमेशा मजबूत पासवर्ड का प्रयोग करें और इसे किसी के साथ साझा ना करें। कार्ड प्राप्त होते ही उसके पीछे हस्ताक्षर साइन अपना अवश्य करना है। जब भी आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो उसके बाद डेबिट कार्ड लेते हैं, डेबिट कार्ड के पीछे आपको साइन करने के लिए प्लेस दिया जाता है, उस पर साइन जरूर करें। अपने अकाउंट पर नियमित निगरानी रखें और एसएमएस ईमेल अलर्ट सक्षम करें। उनको खोलना है जिससे आपको एसएमएस और ईमेल मिलती रहे, कुछ भी अगर आपके अकाउंट के साथ छेड़खानी होती है तो। कार्ड की फोटो या विवरण सोशल मीडिया पर कभी भी साझा ना करें। कभी हमें किसी को इन्फॉर्मेशन देनी होती है और हम अपना फोटो खींच के दे देते हैं कार्ड का, तो वो हमें नहीं करना है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का प्रयोग करें और केवल सुरक्षित वेबसाइटों पर ही भुगतान करें। सुरक्षित वेबसाइट्स कौन सी हैं? जिसमें HTTPS लिखा होता है और हमने पिछली स्लाइड में देखा, लॉक के आइकन को क्लिक करने पर ये जानकारी हमें मिलती है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मल्टी फैक्टर के अंतर्गत आता है। एटलीस्ट आपको 2 तरह के लॉक लगाने ही चाहिए। कार्ड खोने या चोरी होने पर तुरंत बैंक को रिपोर्ट करना है और कार्ड को ब्लॉक करवाना है। सुरक्षा के लिए अपनी खर्च और ट्रांजैक्शन सीमा आप लिमिट करें। ऑनलाइन बैंकिंग एक सर्वोत्तम सुरक्षा, इसमें कैसे है हमारे पास, सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस टू प्रोटेक्ट पर्सनल आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन। प्रत्येक खाते के लिए कठिन और अलग पासवर्ड बना के रखें। पासवर्ड बनाते समय एक व्यक्तिगत पासफ्रेज का उपयोग करें जो कि लंबा और याद रखने में आसान हो। पासवर्ड लिख कर रखने की बजाय उन्हें याद रखें और पूरी तरह गोपनीय रखें। अपना पासवर्ड, पिन, ओटीपी या खाता संख्या किसी के साथ भी साझा ना करें। लॉगिन होने पर अपने कंप्यूटर या डिवाइस को कभी भी अकेला ना छोड़ें, अनअटेंडेड ना छोड़ें। ऑनलाइन सत्र के बाद लॉग ऑफ करें। जब भी आप लॉगिन करते हैं उसके बाद लॉग आउट करना ना भूलें। केवल ब्राउजर बंद करना पर्याप्त नहीं होता है। सॉफ्टवेयर अपडेट्स नियमित अपडेट करें अपने ऐप को, ब्राउजर को, ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑटो अपडेट को आपको ऑन करके रखना है और अनुपयोगी ऐप्स को आपने हटाना है या अनइंस्टॉल करना है। केवल विश्वसनीय स्रोतों से ही ऐप को डाउनलोड करना है। देन पब्लिक वाईफाई को आप उपयोग ना करें और अगर उपयोग करने की बहुत आवश्यकता है तो उसमें वित्तीय लेन देन ना करें। निजी जानकारी, सार्वजनिक रूप से अपना पूरा नाम, पता, मोबाइल नंबर या वित्तीय विवरण आपको साझा नहीं करनी है। सोशल मीडिया की सुरक्षा में है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को आपने इनेबल करके रखना है। जो आपके स्ट्रेंजर्स हैं उनसे आपको सतर्क रहना है। उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को आपको स्वीकार नहीं करनी है और उनसे जानकारी भी साझा नहीं करनी है। क्लिक करने से पहले आपको सोचना है
अनजान संदेशों में आए लिंक या अटैचमेंट पर क्लिक आपको नहीं करना है। प्राइवेसी सेटिंग, नियमित रूप से अपनी सेटिंग की समीक्षा करें और अपनी पोस्ट या जानकारी को आप देखते रहें। सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट करें, अपनी ऑनलाइन उपस्थिति की निगरानी करें, रिपोर्ट करें और ब्लॉक करें जैसे ही आपको कोई हानिकारक गतिविधि दिखाई दे। स्वयं को शिक्षित रखें, जिसमें कि भारत सरकार का ये पहल है, और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। एसएमएस हेडर जागरूकता, इसमें गवर्नमेंट, प्रमोशनल, सर्विसेज एंड ट्रांजैक्शनल। जब भी आपके पास मोबाइल में एसएमएस आते हैं तो आप देखिए वो कहाँ से आया है। अगर वो गवर्नमेंट से आया है तो BV-post-G, आपको इसके एंड में जी दिखाई देगा। अगर वो कोई प्रमोशनल मैसेज है तो उसमें लास्ट में आपको पी दिखाई देगा। अगर वो कोई सर्विस रिलेटेड मैसेज है तो आपको एस दिखाई देगा, और अगर वो ट्रांजैक्शनल है तो लास्ट में आपको टी दिखाई देगा। इन 4 हेडर्स के अलावा अगर कुछ भी आपको आता है तो वो आपको फेक जगह से मैसेज आया है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है और सतर्कता बरतनी है। सेफर इंटरनेट डे में यही सारी जानकारियां हैं, इनको फिर से मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगी। गेम के माध्यम से सीखना ये क्या है कि अगर आप छोटे बच्चों को कुछ समझाना चाहते हैं कि वो कैसे रखें, तो इसमें कुछ जानकारियां दी गई हैं। जैसे कि इसमें दिखाया गया है, 2 है, एक मिहिर है, एक पायल है। मिहिर ने अपना पासवर्ड रखा कुछ इस तरह का कि वो समझ में आ रहा है किसी को भी। पायल ने ऐसा पासवर्ड रखा जिसको कि डिटेक्ट करना या फिर कॉम्प्रोमाइज करना डिफिकल्ट है। तो यहाँ पर जो ये गर्ल है पायल, इसने एक साइबर सुरक्षा का अच्छा अभ्यास किया है। अब इन दोनों में कौन स्मार्ट है कि जैसे ही कोई आपको हानिकारक एक्टिविटी आपके मोबाइल फ़ोन पर मिली तो बाबर आजम जी ने क्या किया कि छोड़ो यार, रिपोर्ट करेंगे तो मीडिया मजाक बना देगी, और तो उन्होंने कुछ उसको रिपोर्ट नहीं किया। जबकि यहीं पर विराट ने 1930 पर कॉल किया। तो ये भी एक साइबर सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इसके अलावा क्वेश्चंस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोटेंशियल रिस्क ऑफ एआई? जॉब डिस्प्लेसमेंट, डेटा मैनिपुलेशन, इम्प्रूव एक्यूरेसी या एथिकल इश्यूज? आई थिंक ये यहाँ पर वर्चुअल सेशन में हमारे लिए फिजिबल नहीं हो पाएगा। हम कुछ इन पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर फोटो साझा करने को लेकर के किसने अपनी साइबर सुरक्षा का अभ्यास अच्छा किया है? अमीषा ने क्या किया है, हर फोटो सभी विवरणों के साथ पोस्ट करती रही और अकाउंट व एल्बम को सार्वजनिक रखती रही। लेकिन यहीं पर सनी है जिन्होंने अकाउंट को निजी रखा और एल्बम को केवल निर्धारित पहुंच अधिकारों के साथ ही पोस्ट करता रहा। तो इसमें सनी ने एक अच्छा अपना साइबर सुरक्षा का अभ्यास किया हुआ है। नेक्स्ट है, इसमें हमारे पास निधि, ये किस पॉइंट को लेकर के है? निधि और अजीत रिपोर्टर हैं जिन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ईमेल प्राप्त हुआ जिसमें रिपोर्टिंग और एथिक्स पर व्याख्यान देने का प्रस्ताव था। तो निधि ने क्या किया, रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करती है और सभी विवरण साझा कर देती है। वह वहां जाने के लिए उत्साहित है और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर देती है। पहले तो इन्होंने लिंक को क्लिक किया और दूसरा सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर दिया। अब अजीत है, इन्होंने आधिकारिक वेबसाइट से कॉल करके इसकी पुष्टि की और कोई भी कार्रवाई करने से पहले सुनिश्चित किया। तो अगेन इन्होंने अपना सेफ, सुरक्षित इंटरनेट का अभ्यास किया है। स्टे सेफ ऑनलाइन कैसे करेंगे आप? एंटीवायरस को इसमें डाल के रखिए। डू नॉट शेयर योर मोबाइल एंड कॉन्फिडेंशियल डेटा। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। डोंट इंस्टॉल malicious apps. 2-factor authentication you have to keep. And don't click on unknown links. ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस पे भी मिल जाएगी। हाँ, sancharsati.gov.in, इस पर आप अपना क्या क्या चीज़ें, अच्छा ठीक है, जो ये सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज इसमें कुछ हमें दी गई हैं जो कि sancharsati.gov.in पर आप चेक कर सकते हैं। क्या क्या चेक कर सकते हैं? रिपोर्ट सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन। दूसरा है ब्लॉक योर लॉस्ट एंड स्टोलन मोबाइल। इनकी सारी इंफॉर्मेशन इसमें रिपोर्ट कर सकते हैं। नोन योर मोबाइल कनेक्शंस। नो योर मोबाइल IMI वेरिफिकेशन। Report incoming international call with Indian number. Know your wireline internet service provider. तो आपके साथ किसी भी तरह का अगर हानिकारक कुछ भी एक्टिविटी होती है तो आप इसको sancharsati.com पर उसे लॉस कर सकते हैं। इसमें अलग अलग आपको सेक्शन दिए गए हैं।
साइबर क्राइम से संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज करने के लिए 1930 पर आप कॉल कर सकते हैं। आपकी शिकायत ऑनलाइन www.cybercrime.gov.in के माध्यम से भी दर्ज कर सकते हैं और आप अपनी शिकायत निकटतम पुलिस स्टेशन में भी दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर जितनी भी जानकारी थी हमने वो साझा कर दी है। अभी भी हमारे पास बहुत से स्कूल्स ने अपनी रिपोर्ट शेयर कर दी है, अपने फोटोग्राफ्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिला, ब्लॉक। जो भी स्कूल ने अभी तक ये कार्य नहीं किया है, कृपया वो इसे कर लें। जो यहाँ पर आप QR कोड दिया गया है, उस व्हाट्सएप लिंक को ज्वाइन करें और उसमें अपनी जानकारी साझा करें। और इस ईमेल आईडी पर भी आप अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं। ये सेशन हमारा कंप्लीट है। जो मैंडेटरी स्लाइड्स थे जो आपको अभी हमने डिटेल अभी हमारे हम सभी ने जो अभी आपको बताया है, आई होप कि आप लोगों के लिए सभी बच्चों और खासकर टीचर्स और जो भी इस वहाँ पर प्रतिभागी हैं जो इस सेशन को देख पा रहे हैं, उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और हम चाहेंगे कि आप ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस अभी बताए गए हैं ना, उनको कुछ चीज़ें आप दिमाग में मतलब स्टोर करें कि लाइक जैसे कहा जाता है बार बार कि थिंक बिफोर यू क्लिक। हमेशा कोई भी लिंक मिलता है ना आपको कहीं व्हाट्सएप पे ऑनलाइन, तो आप उसको जैसे ऐप्स डाउनलोड करने के लिए एक बार उसको पहले देखें, चेक करें। और हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की बात हर स्लाइड में कही गई है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे रखना है और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो अगर हम प्रैक्टिस में लाएँ तो बहुत हद तक हम ये ऑनलाइन फ्रॉड्स जो आजकल हो रहे हैं उससे हम बच सकते हैं। और कैसे आप वेबसाइट्स को चेक कर सकते हैं कि पैडलॉक होने चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट कॉल नंबर दिया गया है आपको, हर बार बताया गया है कि 1930 आप लिख के रखें। आप अपने आस-पास सभी को बता सकते हैं कि कुछ भी इस तरह के फ्रॉड्स होते हैं, तो आप सबसे पहले इस पे कॉल कर सकते हैं, उसके बाद अपने निकटतम जो पुलिस स्टेशन है उस पे कर सकते हैं। फिर एक वेबसाइट भी बताई गई है आपको cybercrime.gov.in। सोशल मीडिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए, ये इसमें बताया गया है, जो आपको ज़रूर फॉलो करने चाहिए स्टूडेंट्स को खास करके। अन्यथा वो मतलब फोकस उनका डिस्ट्रैक्ट होता है और आजकल इस तरह के केसेस मिलते हैं कि कितना हमें उसमें इंडल्ज होना चाहिए और क्या हमें देखना चाहिए। AI रिलेवेंट कंटेंट को आप देखें ज़रूर, आपको हर जगह मिलेंगे, चाहे वो पढ़ने के लिए हो, चाहे वो कुछ टॉपिक समझने के लिए हो। आप उनको देखें ज़रूर, लेकिन उसको ज़रूर चेक करें कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं है। उस पे आप डायरेक्टली भरोसा ना करें कि यही है, यही करेक्ट है, यही। और अपना थोड़ा अपनी IQ लेवल हम अपने को लाइव रखें कि नहीं, हमें भी सोचना है। हर कुछ अगर AI सोच के अगर दे देता है, तो आप उस पे ऐसे भरोसा ना करें। आप उसको ज़रूर पढ़ें, उसकी जो क्या उसकी ऑथेंटिसिटी है उसको चेक करें और ज़रूर उसको यूज़ करें। उसको AI बहुत अच्छा यूज़ है आज के डेट में। और सबसे पहले अपने आप को अवेयर रखें, अपने आस-पास को, अपने घर में, अपने फैमिली मेंबर्स को। आप बच्चों और शिक्षकों के तहत हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, ऐसा हम समझते हैं। इसीलिए और आज मैं देख रही हूँ बहुत सारे स्कूल्स इसमें जुड़े हुए हैं, तो मैं आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगी। शिक्षकों का जो अपने बच्चे बहुत देर से लगभग आई थिंक 2 घंटे हुए हैं, वो बैठ के अगर सुन रहे हैं और मुझे लगता है इससे उनको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगी। तो जैसे अभी स्क्रीन्स में आपने देखा कि आप भी पायल और विराट और सनी जैसे स्मार्ट बने इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूज़ करके और अपने आस-पास में भी अवेयरनेस फैलाएँ, जो सेफर इंटरनेट डे का जो मेन उद्देश्य है। और मैं फिर से धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने जो आज हमें ये प्लेटफ़ॉर्म जो मिला है वर्चुअल स्टूडियो का, ये विद्यालयी शिक्षा की ओर से मैं उनको भी डिपार्टमेंट को धन्यवाद करूँगी। DG मैम को मैं धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने मतलब बहुत कम समय में हमें ये अरेंजमेंट दिया ताकि हमारा उद्देश्य है कि हम अधिक से अधिक बच्चों को एट अ टाइम कनेक्ट कर पाएँ और इन जो आजकल जो ये अवेयरनेस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है सोसाइटी में, हर किसी को ज़रूरत है, तो इसको हम फैला पाएँ। तो ये चीज़ हमें इस माध्यम से एक अच्छा मोटिवेशनल लगा। तो मैं विभाग को धन्यवाद करती हूँ, विद्यालय शिक्षा के, आप सभी शिक्षकों और सभी स्कूल्स का मैं बहुत-बहुत, और जितने भी प्रतिभागी इसको देख पा रहे हैं,
उनको मैं धन्यवाद करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि हम लोग जो हमारा उद्देश्य है एनआईसी का जो और जो माइटी का जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो आज का उद्देश्य है भारत सरकार का, वो हम बहुत हद तक आगे बढ़ा पाए और जागरूक कर पाए अपनी सोसाइटी को। तो आप सभी का धन्यवाद। और अगर कोई कुछ क्वेश्चंस किसी के भी हों इस टॉपिक से जो अभी बताए गए हैं उसमें से किसी भी स्लाइड से या कुछ जानना चाहते हैं इन से फॉर इंटरनेट डे के इससे, तो आप कृपया करके जो आपका माध्यम है क्वेश्चन रेज करने का आप पूछ सकते हैं। और कुछ चैट की भी सुविधा है आपके पास जिसमें आप चैट में पोस्ट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर 5 मिनट हैं, अगर किसी का है कुछ क्वेश्चंस जानना चाहते हैं कुछ इस बारे में तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। यूजीआईसी चंबा। मेरा नाम अंशुल सिंह है और मैं जीआईसी चंबा से हूँ। जी, आपका कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं इस विषय पर? आपको ये सेशन कैसा लगा? आपको जो अभी बताए गए, आपको लगा कि इससे कुछ आपको मतलब कितना समझ में आया? आपका ये डेली लाइफ में जो आजकल जो आप ऑनलाइन फोन यूज करते हैं, इससे कितना आप सहयोग कर सकते हैं समाज में, अपने घर में? तो आप इस पे कुछ बताएंगे? मुझे इससे काफी जानकारी मिली कि कैसे साइबर क्राइम कर सकते हैं लोग और कैसे इससे बचा जा सकता है। कोई शिक्षक भी अगर वहां पर मौजूद है किसी विद्यालय में? जी मैम, मैं जीआईसी चंबा से बोल रहा हूँ। जी सर, ये नमस्कार। सेशन बहुत अच्छा तो था मैडम। हाँ सर, सेशन बहुत अच्छा था मैडम। अच्छा, काफ़ी जानकारियाँ मिली बच्चे, क्योंकि आजकल सभी ये गेम खेलते हैं, मोबाइल का यूज करते हैं पढ़ाई के लिए, गेम्स खेलने के लिए। तो ये जो सब आपने जानकारियाँ दी बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए भी, टीचर्स के लिए भी और सभी बच्चों के लिए भी। तो ये बहुत अच्छा सेशन था। जी, धन्यवाद। जीआईसी नंदप्रयाग। गुड आफ्टरनून सर। जी, आप अपना नाम बता दीजिए और स्कूल मेरा का नाम नाम। सिमरन रावत है। मेरे विद्यालय का नाम कौन? राजकीय इंटर कॉलेज जयपुर कॉल्स है। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि जब हमें बार बार साइबर अपराध ऐसे कॉल आता है तो हम इसका क्या? अगर जैसे ये साइबर अपने जैसे पूरे सेशन देख के मैंने इसलिए बार बार 1-2 चीजों पे फोकस किया है कि अगर कुछ इस तरह की कॉल्स आते हैं या एसएमएस आते हैं तो आपको 1930 एक नंबर दिया जा रहा है, आप लिख के रखें अपने पास तो याद हो जाता है। सबसे पहले इस पे जी कॉल करना है और उसके बाद अपने नियरेस्ट आपका जो थाना होता है वहां भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं और cybercrime.gov.in, ये 3 चीजें आपको याद रखना है। इस पे आप रिपोर्ट करेंगे फिर वो उस पे कार्रवाई की जाती है। और बाकी इसका बेस्ट वे है कि आपको कॉल या मैसेजेस देख के किसका रिस्पॉन्ड करना है नहीं करना है, यही आज बताया गया है कि सबसे पहले आपको खुद अवेयर होना है कि हर एक कॉल्स को हम नहीं उठाते हैं, हर मैसेजेस लिंक पे हम क्लिक नहीं करते हैं। तो इस तरह की बेस्ट प्रैक्टिसेस रखनी है जिससे आप अधिक से अधिक अपने आप को इन चीजों से सेफ रख सकते हैं। थैंक यू मैम। ठीक है? जीआईसी नंदप्रयाग। मेरा नाम दिया पुरोहित है और हम जीआईसी नंदप्रयाग के बच्चे हैं। आपका कोई प्रश्न है? आपको कैसा लगा आज? आज कुछ सीखा आपने? यस सर। बताइए आपने क्या 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 सीखा?
सर हमें किसी अननोन नंबर को उठाना नहीं चाहिए, मतलब अननोन नंबर मतलब अगर कोई अननोन नंबर से हमें कॉल आए तो हमें उठाना नहीं चाहिए, और हमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें शेयर करना चाहिए और स्कैम से बचना चाहिए। कैसे रखना चाहिए, पासवर्ड कैसे रखना चाहिए अगर हम सर मतलब पासवर्ड को हमें मिक्स रखना चाहिए, मतलब उसमें डिजिट भी होने चाहिए और लेटर्स भी होने चाहिए, और हमें अपना पासवर्ड किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम लोग आज के इस सेशन के लिए। और जो इस पे क्यूआर कोड के थ्रू आप बहुत मोस्टली तो अपने फोटोग्राफ्स और ये भेज चुके हैं, अगर कोई रह गए हैं तो प्लीज़ आप इसको जल्दी से जल्दी इसमें ना फोटोग्राफ्स और अपनी डिटेल स्कूल की कितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो ज़रूर भेजें। और कुछ इस संबंध में कोई और क्वेरीज कुछ बाद में भी हो तो आप भेज सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं यहाँ पर इस अपने शिक्षक के द्वारा भी। आप हमारे पास जो मेल आईडी दी गई है उस पे कुछ पर्टिकुलर जानकारी चाहते हैं कि ये हम कैसे इस विषय पे कैसे सुरक्षित रहना चाहिए, हमें क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, तो वो हम आंसर बाद में भी दे सकते हैं आपको।